Good evening, all of you. Welcome to MediTalk COVID on and Health, created by Innovative Education and Scientific Research Foundation. I would like to give a brief about ISRF. It is a non-profit organization and working with the goal to help researcher fraternity to disseminate the research globally by publishing in peer review, presenting in conference, research talk, webinar, seminar, etc. Our main vision is to promote scientific research and provide a platform to the community to improve the visibility of their work internationally. ISRF is an association of more than 3,000 members. ISRF started an COVID telesupport team to help all peoples. For more information, please go through www.iesrf.org. As I inform you, we had started a tele-support team in which the specialized teams are here who will ready to help you at all the time. You can WhatsApp us with your query or you can call on the number. Anyone can connect for the general consultation. It's a free consultation for everyone. Do WhatsApp at 7217866326 or call for any assistant on 7217866326. आप कोई भी इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप भेज सकते हैं, किसी भी टाइप की रिपोर्ट्स आपको दिखानी है या कोई क्वेश्चंस आपके पास ड्यूरिंग कोविड, पोस्ट कोविड या दूसरी किसी समस्या के लिए है तो हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आपको जरूर मदद करेंगे। इस बहुत से क्वेश्चंस हमारे पास टेली सपोर्ट टीम में आए हैं जिनके रिजोल्यूशंस के साथ हम इस मेडी टॉक सीरीज में सॉल्यूशंस के साथ आए हैं विद द सीनियर डॉक्टर्स। सबसे पहला इसका सेशन था व्हाट यू नीड टू नो अबाउट कोविड एंड हेल्थ, हाउ यू विल मैनेज दैट। एंड सेकेंड सेशन में हमने होम ट्रीटमेंट एंड ओरल हाइजीन पे बात की थी। Now today we are talking about CT, X-ray and COVID and mucormycosis. And our panelists are experts are Dr. Himanshu Kutti, diagnosis, Dr. Nilesh G. Pradhe, oral and maxillofacial pathologist, Dr. Meenal Chauhan, anesthesiologist. She is moderating the show today. I welcome you all. Thank you. Before starting, we can pray for everyone because we all need prayer these days.
Thank you. Now I would like to request Dr. Meenal ma'am, please conduct the next queries, question answers and interaction with Dr. Nilesh sir and Dr. Himanshu sir. Thank you so much. Thank you to IESRF and Mrs. Nikita and her entire team, जिन्होंने ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म हम सब डॉक्टर्स को दिया है, जिसके थ्रू हम अपनी सारी बातें आप सबके समक्ष रख पा रहे हैं. We will try to keep the medium of instruction in both English and Hindi, ताकि इसका आउटरीच जितना हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें समझ पाएं. आज के डेटा के बारे में बात करती हूँ. 21 मई तक 166 मिलियन केसेस दुनिया में कोविड के हो चुके हैं और 3.44 मिलियन डेथ्स कोविड से हुई हैं. अगर हम इंडिया की बात करें, ये 21 मई तक का डेटा है, अगर हम इंडिया की बात करें तो 26 मिलियन केसेस इंडिया में ही अलोन है और 3 लाख से ज्यादा डॉक्यूमेंटेड डेथ्स हैं. जो अनडॉक्यूमेंटेड है उनका तो हमें हिसाब भी नहीं पता. एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के लोगों में, वो है इरेटिक पब्लिक बिहेवियर और मिसकम्युनिकेशन, जो बहुत जल्दी फैलता है किसी भी तरीके से. अगर मीडिया में एक भी बात आ जाती है तो उसको साक्षात सत्य मानकर हम मान लेते हैं. इसलिए जरूरी है कि हम इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे एक दूसरे को मिलें और अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट डॉक्टर्स हम सब मिलकर आप तक जो सच्चाई है वो पहुंचाए. RT-PCR को इंडिया में गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट माना गया है. इंडिया क्या, वर्ल्ड में गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट माना गया है फॉर कोविड. अब मैं आपको एक डेटा बताती हूँ. इंडिया में 70% बताया गया था कि 70% ऑफ डेली टेस्टिंग शुड बी विद RT-PCR और ओनली 40% शुड गो विद अदर टेस्टिंग विच कैन बी रैट और विच कैन बी CT एक्सेट्रा. लेकिन ये कल के ही डेटा में आया है दैट नाउ इट हैज बीन डिक्रीज. RT-PCR 70% से कम करके 40% करने की बात की गई है, क्योंकि बहुत जल्दी अब हम सब के पास सेल्फ टेस्ट होम किट्स, जिसका नाम है रैट किट्स, रैपिड एंटीजन टेस्ट किट्स हमारे पास उपस्थित हो जाएंगे, उपलब्ध हो जाएंगे मार्केट्स में बहुत जल्दी. तो अब RT-PCR का जो बहुत लोड हो रहा है, 3-3 दिन में रिपोर्ट मिलती नहीं है लोगों को, बिना रिपोर्ट के हॉस्पिटल्स में एडमिशन नहीं हो पाती है, बिना रिपोर्ट के ही कई लोग मर रहे हैं और बाद में बताया जाता है कि दे वर पॉजिटिव. हम ऐसी कई सारी न्यूज़ सुन रहे हैं. तो जो सेल्फ टेस्ट हो रहे हैं उससे हमें बहुत ज्यादा हेल्प अब मिलेगी. तो अगर RT-PCR हमारे पास है ही, जो कि एक हमारा टेस्ट है ऑलरेडी, तो क्यों हमें जरूरत है कि हम रेडियो डायग्नोसिस में जाएं? क्यों हमें जरूरत है कि हम, चाहे वो एक्सरे हो, चाहे वो CT हो, चाहे वो अल्ट्रासाउंड हो, किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन में जाएं? हमारा मेन मकसद कोविड पे कॉन्कर पाने का ये है, जो तरीका है वो है अर्ली डायग्नोसिस, जो हमें किसी भी रास्ते से मिले. और इसीलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपना होराइजन टेस्ट का थोड़ा ब्रॉडन करें. और इस यहाँ पे हमारी रेडियो डायग्नोस्टिक की जो टीम है, पूरे जो काम कर रहे हैं साथ में मिलके, आज हम उनसे ही ये पूछेंगे कि क्या कारण है, व्हाट इज द रोल ऑफ रेडियोलॉजी इन कोविड. तो आज के हमारे पहले स्पीकर पैनलिस्ट डॉक्टर हिमांशु पृथ्वी, आई वेलकम यू ऑन बोर्ड. उन्होंने PGI MER रोहतक से किया है और इस समय वो PGI चंडीगढ़ में काम कर रहे हैं, कार्यरत हैं. वहाँ बहुत तरीके के उनको एक्सपोजर मिल रहा है इन केसेस का, बिकॉज इट्स अ गवर्नमेंट सेटअप और उनको पता चल रहा है. तो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, डॉक्टर हिमांशु, व्हाट इज द रोल ऑफ रेडियोलॉजी इन्वेस्टिगेशन इन कोविड, अगर RT-PCR ऑलरेडी अवेलेबल है? Good evening, everyone. So, thank you, ma'am. And ये कोविड जो एक नई बीमारी है हम सबके लिए, पिछले साल 2020 में हम सबको रूबरू हुए इस बीमारी से,
और ये 6th WHO ने इसको मार्च 2020 के अंदर 6th पैंडेमिक का एक हमें बताया कि ये 6th पैंडेमिक है, और इसके लिए हम उसके बाद सीरियस होना शुरू हुए, और आज हम इसकी सेकेंड वेव के अंदर हैं। जब भी कोई नई बीमारी आती है तो उसके टेस्ट्स, अगर नई बीमारी है तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए कि उसके लिए क्या टेस्ट यूज किए जाए। तो जैसे कि पिछले साल बहुत कम एक्सपीरियंस के साथ शुरू हुए थे, तो उस टाइम ये एक डिलेमा था हमारे पास, ये एक हमारे में ये था कि हमें आरटीपीसीआर की तरफ जाना है या सीटी, क्योंकि सीटी में भी फाइंडिंग्स आ रही थी और आरटीपीसीआर में, यानी कि जो कोरोना टेस्ट नॉर्मल जो हम करते हैं जिसमें स्वैब लेते हैं आपके नाक से और मुंह से, तो ये एक डाउट था उस टाइम कि किसको गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाएगा। उसके बाद कई स्टडीज आई और ये पूरा स्टडी को करके साइंस के हिसाब से इसको ये बनाया गया कि गोल्ड स्टैंडर्ड आरटीपीसीआर को ही रखा जाएगा। अब उसके कारण थे उस टाइम की, हालांकि वो भी 100 में से 100 को नहीं बता सकता कि ये कोविड पॉजिटिव है। क्या कोई आरटीपीसीआर नेगेटिव कोविड पॉजिटिव हो सकता है? तो इसका उत्तर हाँ ही है, हो सकता है, क्योंकि हर टेस्ट की एक लिमिटेशन होती है जिसको हम सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी बोलते हैं अपनी साइंस की भाषा में। तो जो आरटीपीसीआर की जो सेंसिटिविटी है वो लगभग 60% है। स्टडी के हिसाब से ये 40 से 60% के बीच में, 100% नहीं है, यानी कि 100 में से 100 को ये नहीं पकड़ सकती। दूसरी बात यह है कि इसकी स्पेसिफिसिटी पर बहुत अच्छी है कि अगर एक बार किसी को पॉजिटिव पकड़ लिया इसने कि हाँ पॉजिटिव है, तो हम ये कह देंगे कि हाँ इसको वो SARS-CoV-2 का आरएनए इस बंदे के अंदर प्रेजेंट है, चाहे वो जिंदा है चाहे मरा हुआ है। यानी वायबिलिटी को आरटीपीसीआर नहीं बताएगा, बट ये बता देता है कि ये पर्सन को इन्फेक्शन हुआ। इसका क्या फायदा हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि यानी कि ये टेस्ट तो बहुत अच्छा है और इसकी जो सेंसिटिविटी है 60%, वो भी काफी अच्छी है, 100 में से 60 पकड़ रहा है। अब बात आती है इसके साथ में बैकग्राउंड में सीटी की। तो जब सीटी की सेंसिटिविटी पाई गई तो वो 50% के आसपास पाई गई, यानी कि 50 को सीटी छोड़ रहा है, नॉर्मल आ रहा है लोगों में 50 में, तो हम उसको गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं मान सकते। इसीलिए आखिरी में यही बात फाइनल हुई कि आरटीपीसीआर हमेशा गोल्ड स्टैंडर्ड रहेगा। कोरोना का टेस्ट इसीलिए इतने जोर शोर से चला, और साथ में हेल्प के लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर हम सीटी स्कैन यूज करेंगे, या जो भी रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस जिसमें कि अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, एमआरआई सब कुछ इन्वॉल्व है, वो हम जगह जगह पे जहां पे हमें जिस प्रकार का इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ेगी हम करेंगे, बट गोल्ड स्टैंडर्ड हमारा आरटीपीसीआर ही रहेगा। तो ये इसकी पूरे पृष्ठभूमि है इसके लिए। ओके, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे फॉल्स नेगेटिव्स हम देख रहे हैं। अराउंड 30% तक का डेटा बताया जा रहा है फॉल्स नेगेटिव्स का। इसका एक यही कारण है क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि वायबल मतलब जिंदा वायरस को जरूरी नहीं है कि वो पकड़े। तो कई बार जब आप पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं तो बाद में अगर आप आरटीपीसीआर कराते हैं वो फिर भी पॉजिटिव आता है। उसका कारण यही है कि जो डेड वायरस है जो प्रेजेंट है आपके, क्योंकि इट इज सच इतना ज्यादा स्पेसिफिक टेस्ट है कि वो उठा लेता है, वो ये नहीं देखता कि वो मर गया या वो जिंदा है। ओके, थैंक यू। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप क्या हमें गाइड करेंगे कि किस तरह के रेडियोलॉजिकल टेस्ट अवेलेबल हैं हमारे लिए, और उसमें सबसे ज्यादा जरूरी टेस्ट जो कोरोना में यूज होता है वो क्या है? तो अभी कोरोना में जो वर्कफोर्स जो मेन जो टेस्ट हमारे पास सामने आया वो है HRCT चेस्ट। उसका कारण ये है कि एक तो इसकी एंट्री हमारे नाक के थ्रू लंग्स में सबसे ज्यादा अफेक्ट कर रहा है ये कोरोना, जबकि ये और भी जगह जा रहा है, बट मोस्टली लंग्स को इन्वॉल्व कर रहा है। तो इसीलिए चेस्ट सीटी स्कैन एक बहुत बड़ा वो उभर के आया है इसके अंदर कि चेंजेस अगर हम पढ़ सकते हैं किसी सीरियस पेशेंट के अंदर, अगर हम देख सके कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो हम बहुत जल्दी उसके कॉम्प्लिकेशन पकड़ सकते हैं और उस पेशेंट को अच्छी मैनेजमेंट की तरफ ले जा सकते हैं। तो एक तो ये सीटी स्कैन हमारे लिए बहुत HRCT स्कैन है। इसी तरह सीटी स्कैन में एक डुअल एनर्जी सीटी स्कैन है जो कि अभी हाई सेंटर्स में अवेलेबल है, हमारे यहाँ भी अवेलेबल है, जिसमें कि हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म और पल्मोनरी इन्फाक्शन को डुअल एनर्जी सीटी पे भी पकड़ सकते हैं। तो ये सीटी स्कैन का हुआ। उसके बाद आता है आपका अल्ट्रासाउंड और एक्सरे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस स्टडी का, क्योंकि जो पेशेंट एडमिटेड है उसको आप बार बार सीटी स्कैन नहीं करा सकते। जो कोविड वार्ड में एडमिट है तो उनके लिए हमारे पास पोर्टेबल एक्सरेज होते हैं, जो कि पेशेंट का जो सीरियस पेशेंट्स है उनका जाके एक्सरे अल्टरनेट डे या जैसे भी फिजिशियन उसको एडवाइस करता है डिपेंडिंग ऑन की उसकी कंडीशन कैसी है, तो उसके बेस के ऊपर एक एक्सरे को स्टडी किया जाता है कि क्या चेंजेस है, कितना डैमेज हुआ है उसका लंग। और दूसरा है अल्ट्रासाउंड, जिसको पॉइंट ऑफ केयर अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, फोकस,
जो कि पल्मोनोलॉजिस्ट और एनेस्थेसियोलॉजिस्ट दोनों यूज कर रहे हैं अभी, और रेडियोलॉजिस्ट भी यूज कर रहे हैं। तो उसमें हम चेंजेस इन द लंग, जो कि हम पहले भी देखते थे, जो रेवर्बरेशन आर्टिफैक्ट बोलते हैं उसको एक हमारी भाषा में, उसके अंदर होता है कि आपके जो चेंजेस लंग के अंदर आ रहे हैं उससे हम पढ़ सकते हैं कि बीमारी कहाँ तक पहुंची है, क्या वो कंसोलिडेशन के लेवल पे है या वो अभी इंटरस्टिशियल लेवल पे है, उससे आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। तो ये दोनों चीजें, मतलब ये सारा मिलके, और एमआरआई अभी ब्लैक, जो ये अभी म्यूकोरमाइकोसिस जो इतना ज्यादा चल रहा है उसको लेके जो चल रहा है, उसके ऊपर भी एमआरआई का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्वमेंट जो होगी वो आप एमआरआई पे बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं। सो दीज आर द फाइंडिंग्स। और कई बार कुछ कंडीशंस में जिसमें आरटीपीसीआर नेगेटिव आ रहा है बार बार और आपका सस्पिशन है, उसमें भी सीटी चेस्ट इज वन ऑफ द, हमारे लिए एक तरह से बून है कि हम इसका यूज कर सकते हैं। ओके, इसका मतलब अगर हम बोलें कि आपके पास जितना आर्मामेंटेरियम है रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस का, उसमें सीटी जो है वो आप सीटी को इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस मानते हैं। तो Yes, yes. हमको पता है कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ सीटी, कॉन्ट्रास्ट एनहांस्ड सीटी और हाई रेजोल्यूशन सीटी, एचआरसीटी और सीईसीटी। तो क्या आप हमें इन दोनों का डिफरेंस बता सकते हैं? यस, एक तो पहले ये पॉइंट क्लियर है कि हमें कॉन्ट्रास्ट एनहांस सीटी नहीं कराना, इसमें एनसीसीटी एडवोकेटेड है, नॉन कॉन्ट्रास्ट होना है, क्योंकि हमें जो चेंजेस हैं वो उससे ही पता लग जाएंगे। दूसरा डिफरेंस ये है कि एनसीसीटी चेस्ट और एचआरसीटी चेस्ट में डिफरेंस ये है, हमें ये मतलब जो हाई रेजोल्यूशन सीटी होता है वो अल्ट्रा थिन सीटी होता है। तो वो जो एक एरिया जो कट करता है वो उसकी पूरी आर्किटेक्चर अच्छे से बताता है कि इसके अंदर जो लोब्यूल है, इसकी दीवारें कैसी है, लंग के जो गुब्बारे हैं जो हमारे अंदर एल्यूलाई जिसे हम बोलते हैं लंग के अंदर, उसके साइड की दीवारें कैसी हैं, उस समय एल्यूलाई की क्या कंडीशन है। तो एक तो ये पार्ट हो गया जो अल्ट्रा थिन लेवल पे उसको बताना, तो ये हाई रेजोल्यूशन के अंदर आता है। अब इसके अंदर दो पॉइंट है, एक ये कि रेगुलर नहीं होता, ये सारे कट एक के साथ एक नहीं होते, जो कि नॉर्मल सीटी स्कैन में हम एक के साथ एक काटते हैं जिसमें हम कुछ बीच में नहीं छोड़ते, जबकि एचआरसीटी के अंदर हम बीच में नॉन कंटिगुअस कुछ पार्ट छोड़ते हैं ताकि हम रेडिएशन को भी मैनिपुलेट कर सकें, और साथ साथ हम मेन चीजें देख लें, आर्किटेक्चर ओवरऑल देख लें कि कितना लंग डैमेज हुआ है, क्या चल रहा है इस पेशेंट के अंदर। तो वो जो गैप रखते हैं 10 mm या 20 mm डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, और वो हम गैप रख के एक एचआरसीटी लेते हैं पेशेंट का और उसको इवेल्युएट करते हैं। यही डिफरेंस है एचआरसीटी और नॉर्मल सीटी के अंदर। ओके, अब मैं आपको यहाँ पे कोई एक रिव्यू आर्टिकल के बारे में बताऊंगी कि अकॉर्डिंग टू अ रिव्यू आर्टिकल titled Computed Tomography Chest in COVID-19, when and why CT is not indicated in every RT-PCR positive patient. तो इसमें हमें ये बताया गया था कि CT सिर्फ कुछ पेशेंट कैटेगरीज में करना चाहिए, और उसमें तीन बातें उन्होंने बहुत साफ साफ बोली थी कि या तो वैसे कुछ हो जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स हों, या उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हों, डायबिटीज़, हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी डिजीज, लंग डिजीज एक्सेट्रा हो, या फिर कुछ ऐसे जिनकी आपको क्लिनिकल कोर्स देखना है, या ऐसे कुछ जिनको पोस्ट कोविड पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस देखना है। तो ये जो बताया गया है, क्या आप इससे ज्यादा आप कुछ हमें बताना चाहेंगे इसके बारे में कि व्हेन टू गो फॉर एचआरसीटी चेस्ट अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, जो रिव्यू आर्टिकल? तो शायद रेडियोलॉजिकली सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैम ये आपने जो पूछा है, बिकॉज आज मैं जो भी मेरे फ्रेंड से बात करता हूँ जो प्राइवेट प्रैक्टिस में, कॉर्पोरेट्स में या गवर्नमेंट सर्विसेज में, मोस्टली पीपल आर कमिंग डायरेक्टली कि हमें एचआरसीटी करना है, हमें कोविड रूल आउट करना है। सो ये सबसे पहले हमें जानना है कि आरटीपीसीआर इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। सीटी स्कैन हमें कब कराना है? एक तो होता है सस्पेक्ट, पेशेंट सस्पेक्ट का मतलब कि इसको हो सकता है कोविड, ये सीवियर सिम्टम शो कर रहा है, मॉडरेट टू सीवियर सिम्टम शो कर रहा है, पर पेशेंट का आरटीपीसीआर बार बार नेगेटिव आ रहा है, तो एक डॉक्टर सस्पेक्ट करता है ये कि हाँ ये पेशेंट हो सकता है कि इसको कोविड ही हो, क्योंकि अभी पेंडेमिक चला हुआ है तो हम उधर ही देखेंगे, और इसको सिम्टम्स भी है मॉडरेट टू सीवियर। मॉडरेट टू सीवियर सिम्टम्स का मतलब पेशेंट क्लिनिकली हाइपोक्सीमिया में है, जब पल्स ऑक्सीमीटर आपने लगाया आपका 90 के बिलो जा रहा है, पेशेंट डिस्निक है, सीवियर डिस्निया है, मतलब सांस लेने में काफी दिक्कत है, अपनी सेंटेंस पूरे नहीं कर पा रहा, बार बोलने में दिक्कत है, तो ये सब जब कंडीशन आएंगी तो डॉक्टर सस्पेक्ट करता है कि ये सस्पेक्ट हो सकता है, तो ये इस पेशेंट का सीटी होना चाहिए। एक तो वो पेशेंट को हम ले सकते हैं सस्पेक्ट, स्क्रीनिंग में हम कभी यूज नहीं करेंगे। दूसरा, हम पेशेंट को जो मैम ने बताया कि हाई रिस्क पेशेंट्स, जैसे कि डायबिटीज पेशेंट है या किसी को हाइपरटेंशन है, मोर देन 65 ईयर ओल्ड पेशेंट है और उसको भी डिस्निया हो रहा है, एक्सरे उसका नॉर्मल आ रहा है, आरटीपीसीआर में क्लियर नेगेटिव आ रहा है, और एक्सरे
उसके बाद तीसरी जो कंडीशन है जिसमें कि हमें कॉम्प्लिकेशन हो, डॉक्टर को लगे कि हाँ इसके पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है या कुछ और हो सकता है, उसके अंदर भी हम सीटी दोबारा से करा सकते हैं पेशेंट का। बट ये तीनों कॉल डॉक्टर की होगी, ना कि पेशेंट की होगी। जो आजकल की सिनेरियो है उसमें पेशेंट खुद ही जाके बोल रहा है कि मेरे को HRCT करा देता हूँ, मेरे को पता लग जाएगा मेरे लंग में कोविड है या नहीं। ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि अगर एक तो ये प्रोटोकॉल नहीं है, आप पक्का नहीं है कि ये नेगेटिव होगा तो आपको कोविड नहीं होगा। दूसरा, आप जहां भी जा रहे हैं वहां प्रोटोकॉल इस तरह का होना चाहिए कि अगर कोई सस्पेक्ट आ रहा है उसके बाद आपको सीटी स्कैन को क्लीन करना होता है, और उसको अच्छे से क्लीन करके, फ्यूमिगेट करके, इरेडिएट करके उसके बाद ही नेक्स्ट पेशेंट लेना होता है। क्योंकि आप सस्पेक्ट हो सकता है अगर पॉजिटिव हुए तो आपके बाद जो भी सीटी स्कैन 10 लोग कराएंगे दे विल बी एक्सपोज्ड, उनको आप दे रहे हो एक हिसाब से अपना। तो ये सब चीजों के कारण हमें सुपर स्प्रेडर होने से बचना है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज यही है कि सीटी स्कैन डॉक्टर ही डिसाइड करेगा। और केवल 2-3 ही ऐसे कंडीशन है जिसमें डॉक्टर मैनेजमेंट के लिए या फिर सीवियर केसेस के अंदर इनको करता है, अदरवाइज मोस्टली हम इसको RT-PCR से डायग्नोज करके ट्रीटमेंट की तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगी, एक्चुअली बताना चाहूंगी यहाँ सब लोग जो सुन रहे हैं कि माइल्ड डिजीज में, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि मॉडरेट टू सीवियर क्या होता है। माइल्ड में आप सबको पता है कि सैचुरेशन 90% से ऊपर रहती है, आपको सारे सिम्टम्स हो सकते हैं लेकिन आपको कोई ब्रेथलेसनेस नहीं होगी, आपका रेस्पिरेटरी रेट भी 24 से ऊपर रहेगा, आपको टैकीकार्डिया बहुत ज्यादा नहीं होगा, जितना मतलब हार्ट बीट बढ़ना आपकी वो इतनी होगी जितनी कि आप अराउंड 100 तक जा सकती है, 120 तक। 120 से अगर ऊपर जा रही है तो वो भी आपका मॉडरेट टू सीवियर उसमें आ जाता है। तो अगर आपको ये सारी चीजें हैं, आप होम आइसोलेशन में हो, आप बिल्कुल ठीक हो, तो बस इस शक के बुनियाद पर कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा लंग खराब होता जा रहा है, मैं जाके एक सीटी टेस्ट ही करा लूं, ये आपको बिल्कुल नहीं कराना है। इन्होंने बहुत अच्छी बात हमें आज बताई। दूसरा क्वेश्चन जो मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहूंगी कि सीटी में बहुत सारी चीजें हम स्कोर्स देखते हैं, लोग हमको कभी कभी जस्ट मैसेज कर देते हैं कि ये हमारा स्कोर है और ये ठीक है नहीं है, जिसको हम सीटी सिवेरिटी स्कोर बोलते हैं, CTSS, यस। वो सीटी में देखते हैं। और साथ ही कोरैड्स करके भी एक होता है। इसके पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि सीटी सिवेरिटी स्कोर जो सीटी में है वो सीटी वैल्यू जो कि RT-PCR में है उससे बहुत डिफरेंट है। तो सीटी वैल्यू RT-PCR का मतलब होता है साइकिल थ्रेशोल्ड RT-PCR, जिसका मतलब ये होता है कि आपके कितने साइकिल्स लगे हैं उस वायरस को पकड़ने के लिए इन RT-PCR। तो जितने कम साइकिल्स लगते हैं मतलब आपका उतना ज्यादा वायरस, उतनी लोड है आपकी बॉडी में। नॉट नेसेसरीली आई विल से इन्फेक्टिविटी, कम्युनिकेबिलिटी, लेकिन हाँ लोड ज्यादा है। तो अगर आपके 14 साइकिल्स में पकड़ा गया तो लोड ज्यादा है, और अगर आपका बहुत ज्यादा साइकिल्स में पकड़ा गया मे बी 29-30 तो लोड कम है। इसकी कट ऑफ वैल्यू 35 तक रखी हुई है, कहीं कहीं 40 भी रखी हुई। तो डोंट मिस इंटरप्रेट या कंफ्यूज सीटी वैल्यू ऑफ RT-PCR विद सीटी सिवियरिटी स्कोर ऑफ सीटी स्कैन। तो अब डॉक्टर साहब हमें बताएंगे अबाउट कोरैड एंड CTSS। तो इसमें क्या हुआ पिछले साल, जो जैसे मैंने बताया को स्टडी किया था, और कुछ 105 पेशेंट्स के ऊपर इसको स्टडी करके एक ये कोरेंट सिस्टम इसलिए निकाला था, डॉक्टर्स के लिए निकाला था, रेडियोलॉजिस्ट के लिए निकाला था, ताकि आप एक अपने कॉन्फिडेंस ऑफ सस्पिशन दे सकें कि एक बीमारी, अगर आप एक सीटी स्कैन देख रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है कि ये लो सस्पिशन है या ये नॉर्मल है, या इसको थोड़ा बहुत मेरे को लग रहा है कि हो सकता है, या फिर मेरे को बहुत ज्यादा लग रहा है हो सकता है, या ये है ही टिपिकल पिक्चर है बिल्कुल कोविड की। तो इस तरह का इन्होंने स्कोरिंग इसलिए दिया ताकि आप कन्वे कर सको अपने फिजिशियन को कि ये इस लेवल की इन्फेक्शन है और आप इसको टेस्ट करा सके। इसके लिए एक तो ये कोरेड स्कोर करके, जिसको एक रिपोर्टिंग एंड डाटा सिस्टम है कोविड का, सो कोविड रिपोर्टिंग एंड डाटा सिस्टम करके एक कोरेड स्कोर करके दिया। और भी बहुत सारी बीमारी में हम ये रेड स्कोर यूज करते हैं, तो इसीलिए कोविड का एक स्कोर आया। अब इसमें क्या था कि 0 का मतलब कि नॉर्मल लंग्स हैं, 1 का मतलब कि नहीं मुझे कोविड नहीं लग रहा, लो सस्पिशन है मेरा, मतलब मुझे शक बहुत कम है। उसके बाद आता है 2 में थोड़ा मतलब मुझे लग रहा 2 में लो लगेगा, 3 में हमें इंडेटर्मिनेट की हो सकता है, प्लस माइनस है अभी मेरा कि दोनों फीचर शो कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि वायरल भी हो सकता है और दूसरे भी डिजीज हो सकते हैं, क्योंकि ओवरलैपिंग होता है इसके अंदर कोविड में। कोई ऐसा नहीं है कि कोविड का स्पेसिफिक सिम्टम्स है रेडियोलॉजिकली। तो ग्राउंड ग्लासिंग अगर दो जो भी इसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं जो हमारे सीटी स्कैन में, वो और डिजीज में भी, वायरल डिजीज में मिलता है।
तीसरा, चौथे में हम आते हैं जब हमें हाई सस्पिशन हो जाता है कि हाँ ये लग रहा है कि लोअर लोब्स इन्वॉल्व हैं, बायलेटरल इन्वॉल्व है, पोस्टीरियरली इन्वॉल्व है। अब रेडियोलॉजिस्ट को लग रहा है कि हाँ ये मैं दे सकता हूँ इसको कि भाई मेरे को हाई सस्पिशन है, पेंडेमिक चल रहा है और ये फीचर्स हैं। और फिर आता है कि आपका कोर 5 जिसमें कि आप बहुत श्योर हो जाते हो कि हाँ ये तो बिल्कुल वही है आरटी, भाई अगर इसको तो पक्का आरटीपीसीआर शुरू, तो 3-4 मोस्टली 3-4 और ये वाले 5 वाले आरटीपीसीआर की तरफ जाते हैं। तो ये एक तरह से रेडियोलॉजिस्ट ने एक कन्वे किया फिजिशियन को कि भाई मेरा जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है ये है। फिर आई बात सीटी सीवियरिटी इंडेक्स की। अब ये किस लिए शुरू हुआ? ये हुआ चाइना से शुरू। चाइना के एक डॉक्टर ने इसके ऊपर स्टडी करी डॉक्टर ने, और उन्होंने एक ये बनाया कि 40 का एक स्कोर बनाया, जिसमें कि उन्होंने कहा कि 19.5 के ऊपर अगर किसी का है स्कोर तो ये इनको बहुत ज्यादा सीवियर माना जाएगा। और उसमें क्या कहा कि भाई लंग को डिवाइड किया अलग अलग रीजन्स के अंदर, और उसके हिसाब से उसने स्कोर दिया। फिर आगे इसको रिफाइन किया गया कि ये काफी कॉम्प्लेक्स हो गया था, तो फिर सिंपल सा एक रखा कि राइट लंग 3 भाग में होता है तो उसको 3 लोब्स माने उसके, और लेफ्ट के 2 होते हैं तो 2 लोब्स माने, और उसकी लोब वाइज कितनी इन्वॉल्वमेंट है, कितने परसेंटेज आपको लग रही है, ये भी विजुअल असेसमेंट, और कितने परसेंट लग रही है उसके हिसाब से एक 1 to 5 का एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी। जैसे कि 5% से कम है, अगर मुझे किसी लोब में दिख रहा है कि 5% से कम है, तो मैं उसमें एक नंबर बोल दूंगा कि हाँ इसके अंदर मुझे 1 मार्क देना है इसको। ऐसे करके मार्किंग करी 5 लोब की, तो 5 मार्क्स तक आप मैक्सिमम दे सकते हो, यानी 25 तक जाएगा ये स्कोर। अब जितना ज्यादा आपका स्कोर होगा उसके हिसाब से रेडियोलॉजिस्ट ने कन्वे किया कि हाँ ये लंग इसमें इतना इन्वॉल्व था। अब अगली बारी जब इसका स्कैन होगा तो हम इसको कंपेयर करेंगे कि हाँ पहले वाले में स्कोर इतना था अब इतना है, तो अब इसकी इंप्रूवमेंट हुई है या कम हुई है। ये एक्चुअली इसका पर्पस था ये स्कोर देने का। बट अभी क्या हो रहा है कि जैसे आप मैम आप बता रहे हैं कि लोग एक दूसरे को भेज रहे हैं कि यहाँ बॉम्बे में 10 दिया है, वहां पे मैंने अपना सिटी स्कैन दिखाया तो दिल्ली में वो 13 बोल रहा है, तो ये गलत है या वो है। तो इसमें थोड़ा सब्जेक्टिव एलिमेंट है इसके अंदर, बट बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। बट एक ये होता है कि कितने परसेंटेज इन्वॉल्वमेंट है, जैसे 15 to 5 लेस देन 5% तो हर किसी को लगेगा कि हाँ 5% है। बट वंस यू आर गोइंग की 5 to 25%, 25 to 50%, 50 to 75 एंड मोर देन 75, इस तरह हम 1 2 3 4 5 की तरफ जाते हैं। तो ये एक जो परसेंटेज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ लंग लोब है, ये एक डॉक्टर अपने लिए रखता है कि आगे हमें इसको फॉलो अप करना है। अगर पेशेंट ज्यादा सीवियरिटी की तरफ जाता है, ज्यादा सीवियर सिम्टम्स आ रहे हैं, पेशेंट को लग रहा है दोबारा से सीटी स्कैन कराया है उसने, तो उसके अंदर हम इसको कंपेयर करते हैं कि ये राइट अपर लोब वाला था, इसके अंदर इतने परसेंट इन्वॉल्वमेंट थी, अभी मैं कितना लग रहा है मुझे, उस हिसाब से हम सीवियरिटी को असेस करते हैं। ये एक डॉक्टर की अपनी इंटरप्रिटेशन होती है जो एक डॉक्टर अपने हिसाब से करता है, ना कि पेशेंट के लिए ये है कि आप कहीं और चेक कराओगे उसके हिसाब से। और थोड़ा बहुत वेरिएशन 2-4 मार्क्स का मिल सकता है, उसको बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना है। और सीवियरिटी असेसमेंट के लिए मोस्टली ये हेल्प कर रहा है, और ये आरटीपीसीआर के साथ भी कोरिलेट पाया गया है इसका, इसीलिए ये स्कोर स्टे करेगा, और इट इज गोइंग वेरी गुड रिजल्ट्स इन दिस कोविड ईरा। ओके, दैट बहुत अच्छा आंसर था, ये बहुत ही इलेबोरेटली एक्सप्लेन। बट इसका मतलब ये है कि जो हम देखते हैं कि अप टिल 5 इट इज माइल्ड, 5 to 15 मॉडरेट, और उसके ऊपर सिवियर, तो दिस इज कोरिलेटिंग, या इज इट एक्चुअली राइट? ये पहले ऐसे दिया था 550 एंड मोर देन 50, अभी इसको थोड़ा और डिवाइड कर दिया है कि 5, फिर उसके बाद 25, फिर 25 to 50, 50 to 75 एंड मोर देन 75। सो इस तरह 1 to परसेंटेज कर 5। दिया है। हाँ जी। पहले ये लोग बस नंबर्स में देते थे, नाउ नाउ इट इसमें इज। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया है, और अपने ही इंडिया में शुरू हो चुका है, कई सेंटर्स पे, प्राइवेट सेंटर्स में भी शुरू हो चुका है, जिसमें कि आप एक रेडियोलॉजिस्ट नहीं दिखता, एक मशीन है जो आप, एक सॉफ्टवेयर है जो कि आप इंस्टॉल कराते हो, तो वो उसके बाद वो आपका कैलकुलेट करता है कि इसमें कितने परसेंट इन्वॉल्वमेंट है। उसके बाद एक रेडियोलॉजिस्ट उसको चेक करता है कि हाँ दिस इज गुड, कि इतने परसेंट इन्वॉल्वमेंट है, और वो एक तरह से मतलब ऑब्जेक्टिविटी लाई जा रही है इसके अंदर, एंड इट इज गोइंग वेरी वेल। दिस सीटी सीवीटी स्कोर गिविंग द पेशेंट कितना सीवियरिटी की तरफ जा रहा है बताने के लिए बहुत हेल्पफुल है रेडियोलॉजिकल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं, कि कई लोगों को बहुत कंटिन्यूसली खांसी होती है। सो आई विल टेल यू अबाउट माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस विद अ लॉट ऑफ फैमिली मेंबर्स। बहुत लोगों को कंटिन्यूस कॉफ रह रही है, बहुत लोगों को चेस्ट पेन सा उठ रहा है, विच इज विथ पूरा डिजीज का रेजोल्यूशन होने के बाद हो रहा है ये सब। So what is the role of any of these radiological diagnosis investigation? तो और अगर करना है तो क्या पहले एक्सरे करानी है या सीधा सीटी स्कैन पे जाएं अगर वो पेशेंट माइल्ड डिजीज से ट्रीट हो चुका? पहले तो आप हमें ये बताओ। बहुत बढ़िया। तो इसमें क्या है कि पहली बात तो ये याद रखें कि सीटी स्कैन एकदम रिपीट सीटी बहुत बड़ी कॉल लेके चलना है कि रिपीट सीटी हमें ऐसे ही नहीं कराना। अगर माइल्ड है पेशेंट को सिम्टम्स, वी विल नॉट गो फॉर रिपीट सीटी, दैट इज क्लियर।
मॉडरेट और सीवियर में ही हम जाएंगे ताकि हम देख सके कि मैनेजमेंट हमें किधर ले जाना है। अगर माइल्ड सिम्टम्स हैं, जो स्मॉल, थोड़ा सा ब्रेथलेसनेस है, थोड़ा आपको पेन है बॉडी में, माइल्जिया है और इस तरह की चीज़ें हैं, तो उसके लिए आपको सीटी स्कैन नहीं कराना है। दूसरी, वो पोस्ट कोविड जो सिंड्रोम है, जो इंटरल्यूकिन्स निकले हैं, जो आपको भी इन्फ्लामेशन चल रहा है बॉडी में, धीरे धीरे जाके वो रिजॉल्व कर जाएगा, उसके लिए सीटी स्कैन नहीं कराना है। सीटी स्कैन हमें रिपीट सीटी तभी कराना है कोविड पॉजिटिव या पोस्ट कोविड में भी तभी कराना है जब पेशेंट इज हैविंग अ डिस्निया मॉडरेट टू सीवियर। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को कोविड हो गया, उसके बाद भी पोस्ट कोविड काफी टाइम तक आपको डिस्निया रह रहा है, तो क्या होता है कि इसके अंदर जो लंग इन्वॉल्व होता है कुछ केसेस में, 4% केसेस के अंदर ये फाइब्रोसिस की तरफ चला जाता है। ठीक है, ये माइल्ड केसेस की बात कर रहा हूँ। मॉडरेट टू सीवियर में हो सकता है थोड़ा ज्यादा इन्वॉल्व हो, 25% और 60 ऐसे भी आया है। बट अभी जो बेसिक पॉइंट ये है कि हमें फाइब्रोसिस देखना है पेशेंट का कितना इन्वॉल्व हुआ है लंग, जिसके कारण इसको डिस्निया आ रहा है। कहीं बहुत ज्यादा अगर इन्वॉल्व हो रखा है तो उसके लिए हम अलग से ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। उसके लिए आप एक कॉल ले सकते हो कि पोस्ट कोविड जिसको फाइब्रोसिस का डाउट अगर फिजिशियन को आ रहा है, तो आप वो अपनी तरफ से जाएगा कि हाँ इस पेशेंट का मुझे सीटी स्कैन एक करा लेता हूँ सो दैट वी कैन सी द अमाउंट ऑफ फाइब्रोसिस, क्योंकि ये डिस्निक है पेशेंट, मॉडरेट सीवियरली डिस्निक आ रहा है इसमें। सो ये सारी की सारी जो सीटी की कॉल्स हैं दे हैव टू बी डन बाय अ फिजिशियन, नॉट बाय द पेशेंट। कभी भी पेशेंट ये डिसाइड ना करे कि चलो मेरा अभी कोविड के बाद सांस अभी भी फूल रहा है, मैं एक बार सीटी दिखा लेता हूँ अपनी। सो दिस हैज टू बी ए फिजिशियन ओरिएंटेड डिसीजन। यहीं पे हमारे वन ऑफ द जो व्यूअर्स हैं उन्होंने पूछा है क्वेश्चन कि इसका मतलब HRCT स्कोर में वेरी एज सब्जेक्टिव असेसमेंट में वेरी, तो कह रहे हैं कि जो अलग अलग हर जगह स्कोर्स हमें पा रहे हैं 3-4 अलग रेडियोलॉजिकल सेंटर्स में, ये हो सकता है, दिस इज नॉर्मल, इज दिस यस यस, नॉर्मल? मैं यही कहना चाह रहा था कि एक्चुअली ये सब्जेक्टिविटी इसके अंदर है, इसीलिए इसको आप बिल्कुल टू द पॉइंट नहीं कह सकते कि किसी ने 11 दे दिया तो उसने 13 दिया तो वो गलत है और वो सही है, ऐसा नहीं है। बिकॉज देर इट हैज ए सब्जेक्टिव एलिमेंट, सम पीपल थिंक दैट दिस इज इन्वॉल्व, क्योंकि ये बहुत ही आसपास हो सकता है ऐसा। बट ऐसा अगर आपको मिला कि 11 और फिर एकदम से 21 हो गया, सो दिस इज, मतलब ये तो बिल्कुल ही ये है कि पेशेंट के एकदम से सीवियरली डिटेरोरेट किया है, एकदम से पेशेंट की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई है। सो दिस इज द हेल्प ऑफ दिस कोर एंड स्कोर, दिस सिटी सीवियरिटी स्कोर, नॉट की स्मॉल एलिमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिविटीज सब्जेक्टिविटीज देयर, जिसको कि अभी रिमूव कर रहे हैं ऑगमेंटेशन और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये चीजें आके इसको धीरे धीरे इंप्रूव कर रहे हैं। बट वी कैनॉट से टू द पॉइंट कि हाँ ये है तो भैया इन्होंने 9 दिया था वहां 11 दिया है, बिकॉज ये प्रॉब्लम यही आ रही है, लोग इसी में कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये उसने कम दिया इसने ज्यादा दिया। यू हैव टू लुक इन द ग्लोबल व्यू कि ये 9 से 11 से एकदम से 21 तो नहीं चला गया, वेदर इट हैज गॉन टू सीवियर तो नहीं चला गया। दिस इज द यूज ऑफ दिस एक्चुअली सिटी सेवेंटी। मतलब बेसिकली बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए, या आसपास हो सकता है बट बहुत मेजरली इट शुड नॉट शो अ डिफरेंस। या तो इसका मतलब हमारे क्वेश्चन आंसर्ड है कि रिपीट सीटी कब करना चाहिए या फॉलो अप कब करना चाहिए पोस्ट कोविड इलनेस के। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊंगी, उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि रिसेंटली डॉक्टर अरविंद कुमार हु हैपेंस टू बी द चेस्ट सर्जरी चेयरमैन इन मेदांता हॉस्पिटल, उन्होंने बोला कि ही हैज कोटेड, and I will read what he has quoted, that gross misuse of CT scan across the country is making all these hospitals a hotspot of infection because both COVID and non-COVID patients are using it. जो आपने बिगनिंग में ही हमें बताया कि उसको हमको इतनी सैनिटाइजेशन करनी पड़ती है, हमें पता नहीं चलता है। साथ ही आपको पता ही होगा डॉक्टर गुलेरिया जो कि एम्स के जो हमारे चीफ हैं, उन्होंने जो बताया था कि इट लीड्स टू अबाउट 300, it is exposure is equal to about 300 x-rays, and बाद में there was एक तरीके का clarification which had come from the radiological society which said that ऐसा कुछ नहीं है, the modern CTs are much better और इसमें इतने हजार्ड नहीं है, 10 से 20 तक रेडिएशन सिर्फ एक्सपोजर हो रहा है। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मैं देख रही हूँ हमारे आए हैं कि रेडिएशन एक्सपोजर कितना है एंड क्या हार्म कर सकता है और क्या हम इसको एक्सरे के साथ कंपेरेबल करेंगे क्या? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दोनों स्टालवर्ड्स है, मैं दोनों को रिस्पेक्ट करता हूँ बहुत ज़्यादा। और कीपिंग दैट असाइड मैं कुछ एक अपने एज ए रेडियोलॉजिकल पॉइंट्स रखना चाहता हूँ इसके लिए। तो एक तो पहले जो सर ने बोला कि 300-400 एक्सरे है, वो कन्वेंशनल सीटी के लिए ठीक है, हो सकता है कि उसके जो सीटी चेस्ट जो हम करते हैं दैट कन्वेंशनल सीटी यूज्ड टू हैव 300 to 400 एक्सरेज ऑफ एक्सपोजर।
बट अभी जो सिटी जो हमारे पास आ चुके हैं, जिनके अंदर एक एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी भी है, और यूजुअली लो डोज सिटी करते हैं काफ़ी कंडीशंस में, जैसे कि लंग स्क्रीनिंग में भी करते हैं और इसमें भी लो डोज सिटी करते हैं हम, कोविड के अंदर भी लो डोज सिटी करते हैं। और साथ में अंदर ही हमारा लो एमएएस, लो केवी और ये सब अंदर से एडजस्टेड होता है, जिसमें कि रेडिएशन को प्रोटेक्ट किया जाता है। शार्प कर्नल्स यूज करते हैं। एचआरसीटी मैंने आपको बताया 10 mm 20 mm का गैप रख के एक सीटी किया जाता है। तो जब ये सब चीजें अप्लाई करके लगते हैं तो एक एक्सरे के बराबर ही रेडिएशन होता है जो एक सीटी स्कैन का होता है, अगर ऐसे लो डोज और मोस्टली कंडीशंस में एचआरसीटी में ये स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। इसीलिए रेडियोलॉजिकल एसोसिएशन ने इसको बहुत ज्यादा वो किया था कि इतना ज्यादा, और अगर आप नॉर्मल भी करा रहे हैं तो भी आपको 7 to 10 एक्सरेज के अंदर अंदर आपको ये एक्सपोजर देगा। बट अगर आप बहुत ही अच्छे एडवांस एरियाज में करा रहे हैं तो ये आपको और बहुत कम कर देता है इसके अंदर रेडिएशन को, क्योंकि जो स्पेक्ट्रल जो बीम होती है एक्सरे की उसको भी बहुत ज्यादा ये कम कर देते हैं। और आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आइटरेटिव रिकॉन्स्ट्रक्शन से आगे जाके डीप लर्निंग रिकॉन्स्ट्रक्शन आ चुके हैं, जिनमें कि इसको बहुत कम कर देते हैं रेडिएशन को। तो रेडिएशन वाला पार्ट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था, और अभी ये बहुत लो डोज में इसको घबराने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, इतना जरूर है, जो पहले वाला पॉइंट है वो बहुत वैलिड है कि जो सीटी स्कैन्स अगर आप इनएडवेंटरली लोग जा जाके सीटी स्कैन कराएंगे जो कि सस्पेक्ट्स हैं, जिनको लग रहा है कि मुझे कोविड है, तो वो सुपर स्प्रेडर पॉइंट्स बन जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसी को रोकने के लिए एक सीटी स्कैन गाइडलाइन प्रोटोकॉल आरएसएन ने और जो भी सोसाइटीज हैं अपने कंसेंसस स्टेटमेंट निकाल के दिया है कि आरटीपीसीआर गोल्ड स्टैंडर्ड है, सीटी स्कैन इज नॉट ए डायग्नोस्टिक और गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर कोविड। तो दिस इज द मैसेज, फाइनल मैसेज। This is the final message. So this is the take home message कि RT-PCR गोल्ड स्टैंडर्ड है, चाहे उसकी सेंसिटिविटी कम है, चाहे उसमें फॉल्स नेगेटिव्स आ रहे हैं, फिर भी आप तब जाएंगे सीटी कराने जब आपके डॉक्टर को हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन होगा, और या फिर आपको बार बार RT-PCR नेगेटिव आ रहा है, या आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसके लिए आपको फॉलो अप करना जरूरी है अपनी डिजीज को। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टेक होम मैसेजेस। लेकिन आई हैव अनदर क्वेश्चन डॉक्टर फॉर यू कि बहुत सारे छोटे छोटे सेंटर्स हैं जो कि गली कुंजों में भी खुले हुए हैं, जो आप जानते हैं। अ लॉट ऑफ पीपल आर वर्किंग इन, बहुत जैसे हमारे गांव में हर जगह बहुत सारी रीअसेंबल्ड मशीन वहां यूज हो रही हैं, रिफर्बिश्ड मशीन आर बीइंग यूज्ड, सेकंड हैंड, थर्ड हैंड, पुरानी पुरानी। तो क्या आप तो भी बोलेंगे कि इतना ही कम एक्सपोजर रहता है इन स्पाइट ऑफ देम बीइंग वेरी ओल्ड, नो अपग्रेडेड सिस्टम? क्योंकि हो सकता है ये सारी फैसिलिटीज हमें बड़ी जगहों पे तो मिल रही है, मे बी टायर 2 सिटीज में भी मिल रही है, लेकिन अगर आप बिल्कुल विलेजेस में जाएं, तालुकाज में जाएं, ये नहीं हो, तो आप क्या बताना? नहीं, बिल्कुल है कि अगर मान लो आप ऐसी कंडीशंस में हैं जहाँ पे आपको ऐसे स्कैन है तो रेडिएशन डेफिनेटली ज़्यादा होगा। बट इवन देन इट वुड नॉट बी इक्वल टू 300-400 बिकॉज यू आर गोइंग हाई रेजोल्यूशन, अगर एचआरसीटी हो रहा है उस मशीन के ऊपर, सो दैट मे बी कॉजिंग टू 14 to 20 एक्सरेज, दैट इज द ओनली एक्सपोजर, नॉट गोइंग अप टू 300-400 एंड कॉजिंग यू कि आपको कैंसर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये है कि हाँ, डेफिनेटली अगर आप अच्छी जगह कराते हैं जहाँ पे कि ये सारी मैंने बताया क्वालिटीज़ हैं, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, तो डेफिनेटली वहाँ एक्सपोजर कम होगा, और आप ऐसी जगह कराएंगे तो एक्सपोजर तो डेफिनेटली। इसका मतलब बहुत जरूरी होता है कि वी शुड आल्सो चूज आवर रेडियोलॉजिस्ट वेरी केयरफुली। ये भी एक टेक होम मैसेज है हम सबके लिए कि हम लोग जहाँ जाते हैं कि जहाँ कहीं सस्ता हो जाए, या कोई बहुत ऐसे लोग बैठे हों जो टेक्नीशियन सिर्फ दे आर नॉट रियली पूरा प्रॉपर अथॉरिटी नहीं है इन डूइंग सीटी स्कैन, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो थैंक यू सो मच। जो हमारे डाउट्स थे वो मोस्टली सारे आंसर हो चुके हैं। ओके, एक क्वेश्चन आया है, वो ये आया है आपके लिए कि अगर हमने HRCT कराया और हमें हमें मिला कि कोई ना कोई पैच मिल रहा है या कुछ भी मिल रहा है, तो व्हाट आर द अदर डिफरेंशियल्स ऑफ न्यूमोनाइटिस? दैट इज द क्वेश्चन व्हिच इज कम फ्रॉम देयर, कि अब क्या हम हर एक पैच को मानेंगे या हर एक निमोनिया को मानेंगे कि दैट इज कोविड ओनली इस समय, या आप लोग डिफरेंशियल्स भी कर रहे हैं? ये बिल्कुल सही है कि अगर कोविड के अंदर एक नॉन स्पेसिफिक रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग होती है, पैचेस होते हैं, ग्राउंड ग्लास बोलते हैं हम उसको, और लोअर लो पोस्टीरियरली ज़्यादा होते हैं, तो जब पेंडेमिक में ऐसी पिक्चर मिलती है तो कोई भी फर्स्ट डिफरेंशियल अपना कोविड ही रखेगा, तो ये हम लोग करते ही हैं। बट क्योंकि अपना कंट्री में टीबी बहुत ज़्यादा है, तो ट्यूबरकुलर जो एक पैथोलॉजी है जो बहुत ज़्यादा पाई जाती है, उसमें अंदर
जो नोड्यूल्स आते हैं या जो दूसरी चीजें आती हैं वो कोविड में नहीं आ रही हैं, तो बट जो उसके कारण फाइब्रोसिस हो जाता है, सीक्वली अगर उसका आगे देखें कि फाइब्रोसिस हो जाता है और कोविड में भी फाइब्रोसिस हो जाता है, उसको डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कभी कभी। बट जो आप पूछ रहे हैं कि दूसरे डिफरेंशियल, आप डेफिनेटली हमें दूसरे डिफरेंशियल रखते हैं, इसीलिए वायरल निमोनिया अम्ब्रेला टर्म यूज करते हैं, और उसमें कोविड का सस्पिशन कोरेड 5 करके देते हैं कि हमें लग रहा है कि पेंडेमिक के टाइम ऐसी पिक्चर कोविड की हो सकती है, और ये कोविड का आरटीपीसीआर का कैंडिडेट है, इसका आरटीपीसीआर जरूर कराना चाहिए कोविड टेस्ट। दैट इज द रीजन टू गिविंग फॉर कोरेड 5 या सिटी सिवियरिटी स्कोर। अदरवाइज वो कोई और वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, इंक्लूडिंग मर्स, सार्स, अलग दूसरे जो वायरसेस हैं उनके इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। Okay, that is a very good answer. Another question which has come is this, that अगर किसी को बहुत 15-20 दिन के बाद ठीक होने के बाद उनको चेस्ट पेन शुरू हो गया है अभी, एंड कंटिन्यूसली चेस्ट पेन रह रहा है, विच इज नॉट अ वेरी मस्कुलर ओरिजिन, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हमें क्या HRCT कराना चाहिए पहले, या फिर नॉर्मल चेस्ट एक्सरे करानी? नहीं देखिए, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको नॉर्मल चेस्ट, थोड़ा सा चेस्ट पेन है, तो दिस इज कमिंग इन पोस्ट कोविड सिंड्रोम ओनली, आप उसके लिए वेट कर सकते हो। बट अगर आपको लग रहा है कि परसिस्टेंटली मेरे को पेन है, और इसके अंदर क्या है, मायोकार्डाइटिस भी, कोविड हैज ऑल्सो, मतलब कुछ पेशेंट्स के अंदर मायोकार्डाइटिस कॉज किया है, तो उसके अंदर आपको अपने कार्डियोलॉजिस्ट को मिलना होगा, और कार्डियोलॉजिस्ट विल आपके ब्लड टेस्ट कराएगा, कुछ टेस्ट कराएगा, जिसमें कि आपका सीआरपी हो गया, और जो उसके साथ एसोसिएटेड मायोकार्डाइटिस एसोसिएटेड जो एंजाइम्स जो मार्कर्स होते हैं, correct. तो उसके बाद ओनली दे विल टेक ए कॉल कि इसमें हमें, इसमें सीटी एनजीओ होगा रेदर देन आपका HRCT, और वो भी इको भी कर सकते हैं इसके अंदर, तो दैट इज कार्डियोलॉजिस्ट कॉल रेदर देन गोइंग योरसेल्फ फॉर HRCT। Okay, so thank you so much. थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रीति, आपने बहुत अच्छे से हमारे सारे आंसर किए हैं क्वेश्चंस के। So now we will move on to our next panelist. Right. Good evening, Dr. Nilesh Parde. Dr. Nilesh Parde जो है, he is a oral and maxillofacial pathologist, and उनका teaching experience, academic experience, clinical experience almost 20 years का है। Presently वो जयपुर में, राजस्थान में, he has his own dental clinic जिसको वो चला रहे हैं, और वो आज हमें म्यूकरमाइकोसिस के बारे में बताएंगे। अब बिफोर ही स्टार्ट, मैं आपसे कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगी अबाउट म्यूकरमाइकोसिस। बहुत जगह और हर जगह इनफैक्ट इन न्यूज म्यूकरमाइकोसिस को ब्लैक फंगस कहा जाता है। सबसे बड़ी बात है, ये मिसनोमर है। मिसनोमर मतलब ये ब्लैक फंगस नहीं है। ब्लैक फंगस अलग से एक स्पीशीज ऑफ फंगस है। तो इस ये जो फंगस है इसको बोलते हैं हम म्यूकोरेल्स। म्यूकोरेल्स ऐसे फंगस होते हैं जो नॉर्मली हमारे इन्वायरमेंट में हर जगह प्रेजेंट होते हैं। आपकी चदरों पे, जमीन पे, पर्दों पे, हर जगह वो आपके आसपास है। और वो किस तरीके से स्प्रेड करता है? बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स। स्पोर्स मतलब छोटे छोटे उसके रिप्रोडक्टिव तरीका होता है। अगर हम उन स्पोर्स को इनहेल करते हैं, क्योंकि वो माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स होते हैं जो हर जगह आपके अराउंड यूबिक्विटसली, मतलब हर जगह प्रेजेंट, अगर हम उसको इनहेल करते हैं तो वो हमारे अंदर ब्रेथ में चले जाते हैं। ब्रेथ में जाते हैं तो नाक के माध्यम से वो बहुत जगह पे डिजीज कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली हम में से किसी को ये नहीं होता है, जबकि हम पूरे समय बैठ के इन स्पोर्स को इनहेल कर रहे हैं, शायद खा भी रहे हैं। कई बार हम पुराना तेल खाना भी खाते हैं, उसमें भी हम कई तरह के स्पोर्स को इनहेल करते हैं, पर हमें कोई भी प्रकार का म्यूकरमाइकोसिस नहीं हो रहा है। इसके कारण, उसके कुछ कारण हैं कि हमें क्यों नहीं हो रहा है, और आज हम उन्हीं सब कारणों के बारे में बात करने के लिए हमने डॉक्टर नीलेश पारदे को अपने साथ बुलाया है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको कि सेकेंड वेव कोविड-19 इन इंडिया हैज बीन मोर ब्रूटल एंड हैज बीन मोर डेडली बिकॉज म्यूकरमाइकोसिस। म्यूकरमाइकोसिस अपने आप में इस पैंडेमिक में ही एक एपिडेमिक बन चुका है। मोर देन 10,000 रिपोर्टेड केसेस, और ये एक स्टडी हुई है वेस्ट में कि वेस्ट में अगर 2-3 केस भी म्यूकरमाइकोसिस के मिलते हैं तो उसको वो एपिडेमिक बोल देते हैं, और हमारे यहाँ पे 10,000 केस हो गए। और उसके बाद जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत रिसेंटली, मई में, बहुत रिसेंटली ही उसको एक एपिडेमिक घोषित किया। तो
सबसे पहले व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर म्यूकरमाइकोसिस, डॉक्टर नीलेश पारसी, अगर आप हमें बताएंगे कि ये किन लोगों में ज्यादा हो सकता है। वेरी राइटली सेड। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर मीनल, ये जो आपने मिसनोमर क्लियर कर लिया ब्लैक फंगस का, बिकॉज सारी जनता आजकल वो ब्लैक फंगस के पीछे दौड़ रही है और एक नया व्हाइट फंगस भी अभी आ गया है जो बिहार पटना में कुछ 4 केसेस है। तो जनता इससे डाइवर्ट ना हो जाए, ये कलर से कुछ मैटर नहीं करता है, बेसिकली एक फंगल इन्फेक्शन है, एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। तो जब हम रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं तो पोस्ट कोविड एरा, तो सबसे पहला रिस्क फैक्टर जो है जो कोविड इन्फेक्शन इटसेल्फ। सो ये एक सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है जिसके कारण आज हम कोविड पेशेंट्स में या पोस्ट रिकवरी भी इतने म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस, ऑलमोस्ट आपने जब बताया 10,000 केसेस रिकॉर्डेड है इंडिया में। तो एक सबसे पहला रिस्क फैक्टर जो आज की डेट में है वो है कोविड-19 इन्फेक्शन। जिन भी पेशेंट्स को कोविड-19 इन्फेक्शन है, जिनको एक्टिव हो या रिकवर्ड हो, बट दे आर प्रोन टू इट। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट जो सदियों से चला आ रहा है इज डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरग्लाइसीमिया। जब भी आपका ब्लड शुगर लेवल्स हाई होता है, स्पेशली अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स जो होते हैं, व्हेन योर हाइपरग्लाइसीमिया इज टू मच, और एक स्टेज आता है जब आप डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में चले जाते हो। तो ये दो कंडीशंस एक बहुत बड़े रिस्क फैक्टर्स है, डायबिटीज मेलाइटस, अनकंट्रोल्ड हाइपरग्लाइसीमिया, एंड द फर्दर स्टेज ऑफ इट इज डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। उसके बाद आजकल अगेन जो इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर एक बन गया है बिकॉज ऑफ कोविड इन्फेक्शन और उसके ट्रीटमेंट्स में जो मेडिसिन यूज किए जा रहे हैं, मेनली ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। सो ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बहुत हैप्पीली आई विल से कि यूज किए जा रहे हैं। नॉट ओनली डॉक्टर्स तो ठीक है वो बराबर से प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, बट पेशेंट्स अपने मन से ही लेते जा रहे हैं। यहाँ वहाँ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे सुन के, इस फ्रेंड का सुन के, उस रिलेटिव का सुन के, दे आर सेल्फ मेडिकेशन करते जा रहे हैं। एंड ओवर द काउंटर ड्रग अवेलेबल है तो इमीडिएटली थोड़ा सा भी कुछ खांसी हुआ, सांस में दर्द तकलीफ हुआ, एंड दे आर टेकिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इमीडिएटली फ्रॉम फर्स्ट डे, सेकंड डे, फोर्थ डे, जो इंडिकेटेड नहीं है। और जिस मिसयूज के कारण ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टेरॉइड्स के कारण ये अगेन एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर हो गया है। सो दिस इज अनदर रिस्क फैक्टर। दूसरे रिस्क फैक्टर्स की हम बात करें तो प्रोलॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन या प्रोलॉन्ग आईसीयू बेड ऑक्यूपाई करना, पेशेंट्स रिक्वायरिंग ऑक्सीजन, इंट्यूबेशन एंड मैकेनिकल वेंटिलेशन, ये पेशेंट्स भी रिस्क फैक्टर्स पे है और ये पेशेंट भी ज्यादा प्रोन होते हैं। सम इम्यूनोसप्रेसिव कंडीशन सच एज एचआईवी एंड एड्स, जो भी पेशेंट्स को एचआईवी एड्स है उनका भी इम्यून सिस्टम बहुत सप्रेस्ड है और उनमें ये इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है। पेशेंट्स विद कैंसर, मैलिग्नेंसी, स्पेशली ब्लड कैंसर, उन्हें भी ज्यादा चांसेस है कि ये इन्फेक्शन कैच कर ले। पेशेंट्स हु हैव अंडरगॉन सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट such as lung transplant, liver transplant, kidney transplant, even bone marrow transplantation, some patients who are requiring repeated blood transfusions, कुछ patients में देना पड़ता है, तो वो भी ये सारे patients risk ज्यादा है इनमें। ट्रोमा या बर्न्स, अगर आपको कोई चोट लग जाए शरीर पे, कोई सर्जिकल वूंड हो या बर्न्स के वूंड हो, ये पेशेंट्स भी आज के डेट में रिस्क पे है। माल न्यूट्रिशन, आपका पोषण अगर अच्छा नहीं हो, आप माल नरिश्ड हो, प्रॉपरली आपका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं हो, शरीर से आप बहुत वीक हो, तो अगेन यू आर प्रोन टू म्यूकोरमाइकोसिस। आयरन ओवरलोड एक दूसरा एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है। आयरन ओवरलोड, जिनके बॉडी में आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, फेरिटिन लेवल्स वगैरह हाई होते हैं, सो आयरन ओवरलोड इज अनदर रिस्क फैक्टर फॉर म्यूकोरमाइकोसिस। chronic kidney diseases and even obesity, like whenever your BMI is high above 30, you are one of the risk factors, वो one of the risk factors हो जाता है। तो basically ये सारे risk factors है म्यूकोरमाइकोसिस के लिए। ओके, राइट। तो यहाँ पे जैसा नीलेश सर ने हमें बहुत अच्छे से समझाया कि बेसिकली एक विशियस सर्कल बन गया है कोविड डिजीज में। पूरा पैटर्न अगर हम देखें, कोविड की वजह से हम ऑलरेडी हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, हम स्टेरॉइड्स लेते हैं, स्टेरॉइड से हमारी इम्यूनिटी और कम हो जाती है, हम इम्यूनोसप्रेस हो जाते हैं। जो डायबिटिक्स हैं, डायबिटिक्स में हाइपरग्लाइसीमिया है। तो मैं यहाँ छोटी सी बात आपसे बताना चाहूंगी हाइपरग्लाइसीमिया के बारे में। जो इंडिया है, इंडिया इज सपोज टू बी द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया में सबसे ज्यादा डायबिटिक, 70% से ज्यादा डायबिटिक्स पाए गए हैं। ओके, तो जो हाइपरग्लाइसीमिया मतलब इंक्रीज इन शुगर है, ये एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट देता है फंगस को ग्रो करने की। और जैसा सर ने बताया कि कीटो एसिडोसिस मतलब आपका ब्लड एसिडिक हो गया ज्यादा शुगर की वजह से, तो ये और भी अच्छा एनवायरनमेंट देता है उसको ग्रो करने के लिए। अगर आपकी शुगर 400 से ऊपर है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस
क्या। इसीलिए एक स्टडी है, उस स्टडी में बताया गया है कि एक्चुअली इंडिया में सबसे ज्यादा म्यूकरमाइकोसिस पाया जाता है। मतलब म्यूकर की स्पीशीज जो है वो ये जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है ये एक्चुअली इंडिया में सबसे ज्यादा पाई जाती है, 70% ऑफ द एंटायर वर्ल्ड पॉपुलेशन। See, और India ये भी is एक called as कारण the capital of mucormycosis. Not only diabetes, but even mucormycosis, the capital is India. ये ओके यस दैट इज राइट, बिल्कुल, क्योंकि सबसे ज्यादा म्यूकरमाइकोसिस इंडिया में ही पाया जाता है। इनफैक्ट वेस्ट वगैरह में आपको बाकी चीजें मिल सकती हैं, एस्परजिलोसिस मिल सकता है, कैंडिडा वगैरह मिल सकता है, लेकिन यहाँ म्यूकरमाइकोसिस ज्यादा पाया जाता है। साथ ही मैं आपसे इसकी पैथोजेनेसिस के बारे में पूछूंगी कि अगर एक बार इसके स्पोर नाक में घुसे उसके बाद ये किस तरीके से हर जगह फैलते हैं। और साथ हाँ पहले हम ये क्वेश्चन लेते हैं। No, definitely mucormycosis जैसे आपने बताया कि ये यूबिक्यूटस फंगस है, ये हमारे आसपास हमेशा प्रेजेंट होता है। और आसपास ही क्यों, हमारे बॉडी में भी ये प्रेजेंट होता है, हमारे स्किन पे, हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन में नॉर्मली ये फंगल स्पोर्स पाए जाते हैं। बट जब हमारी हेल्थ अच्छी होती है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, तो ये हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। एज वी कॉल इट इज एन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। ये एक लाइक मौका परस इन्फेक्शन है। जब मौका मिलता है तब ये डिजीज क्रिएट करता है, तब तक ये कुछ नहीं कर सकता। तो हमारी इम्यूनिटी जब स्ट्रांग होती है, तो जब ये स्पोर्स हमारे नोज थ्रू हमारे नाक में जाते हैं, वहां से सीलिया के थ्रू ये फारिंग्स में जाते हैं, फारिंग्स के थ्रू ये जीआई ट्रैक्ट में जाते हैं, और वहां से ये एक्सक्रीट होते हैं आउटसाइड एक नॉर्मली इंडिविजुअल में। बट द मोमेंट आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, वो किसी भी कारण हो, या तो आपको कोई डिजीज हो, या तो आपको कोई मेडिकेशन दिए जाए, या तो फिर आपको कोई सर्जिकल या मेडिकल प्रोसीजर अंडरगो करना पड़े जिसके कारण आपकी इम्यूनिटी डाउन हो। जैसे ही आपकी इम्यूनिटी डाउन होती है, ये फंगस अपॉर्चुनिटी लेता है एंड इट स्टार्ट्स मल्टीप्लाई। दिस फंगस हैज एन अफिनिटी फॉर ब्लड वेसल्स। सो ये ब्लड वेसल्स की तरफ अट्रैक्ट होता है, और ब्लड वेसल्स में अट्रैक्ट होकर यहाँ इसको अच्छा पोषण मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, शुगर मिलती है, आयरन मिलता है, सब कुछ मिलता है इसको, अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, ह्यूमिडिटी मिलती है। तो उससे वो ग्रो करने लगता है, और धीरे धीरे ग्रो करके ये अल्टीमेटली वो ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देता है, इन्फॉक्शन जिसे हम बोलते हैं, ब्लॉक कर देता है। इसके कारण क्या हो जाता है, वो ब्लड वेसल कंप्लीटली ब्लॉक हो जाता है, और वो वेसल जिस पार्ट को ब्लड सप्लाई कर रहा है, वो पार्ट को अभी कोई पोषण मिल नहीं रहा है। सो वो पार्ट को अभी कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, कोई ऑक्सीजन पहुंच नहीं रहा है, या कोई उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। तो अल्टीमेटली दैट टिश्यू, वो टिश्यू डेड हो जाता है, नेक्रोटिक हो जाता है, और ब्लैक कलर में बदल जाता है, which is called as an eschar. So this is basically producing that black color necrotic tissue eschar, and that is the reason why people are calling it as black fungus. ये actually कोई black fungus नहीं है, तो ये but ये black tissue generate कर रहा है, produce कर रहा है because of necrotic and dead, उसके कारण उसे black fungus बोले जा रहे हैं। तो this is the basic pathogenesis of mucormycosis. एक immunosuppression में ये act हो जाता है, और ये multiply blood vessels में होके blood vessels को block कर देता है और necrosis cause करता है। करेक्ट। तो बेसिकली एंजियो इन्वेजन जो आपने बताया सबसे Yes. बड़ी चीज है, जो ये ब्लड वेसल्स में, एंड देन दैट इज व्हाई वो इस तरीके से हर जगह फैल रहा है। तो अब Yes, हम वो ब्लड वेसल्स के थ्रू ऑलमोस्ट सारी बॉडी में फैल सकता है, और इट कैन कॉज अ डिसेमिनेटेड फॉर्म ऑफ इंफेक्शन। करेक्ट करेक्ट। तो जो हम इनहेलेशन करते हैं, जो स्पोर्स हमारे इनहेल होते हैं, ये इनहेल करके साइनसेस में जाते हैं, साइनसेस से ये ऊपर की तरफ जा सकते हैं, हमारी ऑर्बिट मतलब आंख की तरफ और ब्रेन की तरफ भी जा सकता है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, व्हाट आर द वेरियस सिम्टम्स पे आएंगे। उसके पहले व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ म्यूकोसाइट्स। जी डेफिनेटली। इसके टाइप्स समझने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड इसका एंट्री बॉडी में कैसे होता है। सो वी हैव टू नो 3 आईज, आई फॉर इंडिया, इनहेलेशन, इंजेक्शन एंड इनोकुलेशन। सो इनहेलेशन इज जब हम सांस के थ्रू ये स्पोर्स हमारे नाक में और साइनस में एंटर कर जाते हैं। इंजेक्शन है जब हम कुछ सड़ी हुई चीज या कुछ रॉटन खाना या रॉटन फ्रूट या वेजिटेबल खा लें, तो उसके थ्रू हमारे पेट में चला जाता है इंजेक्शन। और इनोकुलेशन जब हमारे शरीर पे कोई वूंड होता है, कोई जख्म होता है, तो उसमें ये वायरस उसमें ये फंगस अपना घर बना सकता है। ठीक है, तो ये भी बेसिक 3 चीजें हैं। तो जब इन 3 एंट्री पॉइंट से हमारे को टाइप्स मिलती है इसकी। So when it enters through the nose, जब ये nose से हमारे बॉडी में एंटर करता है, तो we get the most common type in India, which is the rhino-orbital cerebral. Rhino nose, orbital is आंख, और cerebral जब ब्रेन में चला जाता है, तो वो टाइप एक मोस्ट कॉमन इंडिया में है। जब ये स्किन के थ्रू एंट्री करता है, तो इसे हम क्यूटेनियस म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं।
स्किन के थ्रू एंट्री करता है। तो जब हम इसको इंजेस्ट कर जाते हैं तो इसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टिनल म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं। और कई केसेस में ऐसा हो जाता है कि ये जब नाक के थ्रू, नेजल नोज के थ्रू हमारे लंग्स में चला जाता है। जब लंग्स में चला जाता है तो वहां इन्फेक्शन क्रिएट करता है, उसको हम पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं। और एक बहुत सीवियर फॉर्म हो जाता है जब ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू सारे बॉडी में फैल जाता है। हार्ट, किडनी, स्प्लीन, ब्रेन, लंग, सारा टिश्यूज इन्फेक्ट कर सकता है और उसे हम डिसेमिनेटेड फॉर्म ऑफ टाइप ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं। सो इनके सिम्टम्स भी अलग अलग होते हैं। सो मोस्ट कॉमनली जो टाइप है जो इंडिया में एज ए सेड की राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, आपको एक मैक्सिलरी साइनोसाइटिस के सिम्टम्स आ जाते हैं, जिसको हम बहुत बार मिसडायग्नोसिस करते हैं, नजरअंदाज करते हैं और इन्फेक्शन फास्ट स्प्रेड हो सकता है। सो यू गेट अ पेन ओवर हियर, दिस एरिया फेशियल साइनस के यहाँ पे पेन होने लगता है, थोड़ा स्वेलिंग आ सकता है, रेडनेस हो सकता है, आपको नेजल स्टफनेस हो सकता है, नेजल कंजेशन हो सकता है, नाक से आपके डिस्चार्ज आ सकता है, जो फाउल ऑर्डर हो सकता है जिस डिस्चार्ज का, जिसकी बदबू गंदी हो, और नाक में कुछ काला टिश्यू, डिस्चार्ज टिश्यू हो सकता है। सो ये बेसिक के टिश्यूज है जब नेजल इन्वॉल्वमेंट होता है। अब ये नाक से या तो ऊपर जा सकता है आंख की तरफ, या तो नीचे जा सकता है मुंह की तरफ। जब नीचे चला जाता है मुंह की तरफ तो मेनली ये हमारा जो अपर जॉ है, जो मैक्सिला है, उसको इन्फेक्ट करता है। तो जब वो मैक्सिलरी जॉ में जब वो इन्फेक्शन फैलाता है तो सबसे मेन कंप्लेन जो पेशेंट करता है वो एक वियर्ड डेंटल पेन होने लगता है उसको, दांतों में दर्द होने लगता है, कभी दांत हिलने लगते हैं, कभी बोन का कोई सेगमेंट हिलने लगता है, कभी कभी एडवांस स्टेजेस में पूरा जबड़ा ऊपर का हिलने लगता है, मुंह में अल्सर्स आ जाते हैं, जो आपके मसूड़ों में है डीप पॉकेट फॉर्म हो जाते हैं, कालापन दिख सकता है स्पेशली तालू पे या आपके ऊपर वाले जबड़े के दांतों के आसपास का जो बोन है वहां कालापन दिख सकता है, मुंह से गंदी बदबू आना। तो ये कॉमन फीचर्स है ओरल सिम्टम जो है जब मुंह ओरल कैविटी में इन्फेक्शन चला जाता है। अब अगर ओरल कैविटी में नहीं जाए और ये ऊपर की तरफ जाए तो आंख में चला जाता है। तो जैसे ये आंख में चला जाता है तो सबसे पहले वहां वो इन्फ्लेमेशन क्रॉस करता है और एक स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन जैसे बन जाता है आंख में। तो उसकी वजह से आई बॉल को वो बाहर ढकेलता है और उसकी वजह से हमें प्रोक्टोसिस जो बोलते हैं, जो आई बॉल अपनी थोड़ी सी बाहर निकल के आती है। फिर ये मसल्स को भी आई के इन्वॉल्व कर सकता है, तो उसके कारण हमें ब्लड विजन हो सकता है, डबल विजन हो सकता है, कीमोसिस होता है, कंजंक्टिवा का जो इन्फ्लेमेशन होता है और स्वेलिंग होती है वो हो जाती है, आंख में रेडनेस आ सकता है, पेरी ऑर्बिटल एरिया में पेन होने लगता है, कालापन हो सकता है या स्किन रेड हो सकती है। और जब नर्व इन्वॉल्व होती है, ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्व होती है, तो ब्लाइंडनेस भी कॉज हो सकता है। और ये ब्लाइंडनेस इरिवर्सिबल है, ये वापस ठीक नहीं होगा। ऐसा नहीं कि इन्फेक्शन ठीक हो जाए तो ये ब्लाइंडनेस आपका ठीक हो जाएगा और आपकी दृष्टि वापस आ जाएगी। तो नहीं, ये ब्लाइंडनेस इरिवर्सिबल होता है। वहां से भी अगर कंट्रोल नहीं किया जाए तो ये ब्रेन में चला जाएगा, और ब्रेन में चला जाएगा तो यू विल हैव हेडेक, फीवर एंड ऑल दोस मेजर कॉम्प्लिकेशंस, जहाँ पेशेंट कोमा में भी चला सकता है, अल्टीमेटली डेथ हो सकती है पेशेंट की। अगर ये लंग्स में चला जाए इन्फेक्शन तो हमें बेसिकली चेस्ट पेन हो सकता है, खांसी होती है, और ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, खांसी में से कभी कभी खून आने लगता है और फीवर आ जाता है। अगर ये पेट में चला जाए जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकोरमाइकोसिस है तो हमें एब्डोमिनल पेन हो सकता है, कभी डायरिया हो सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, नोसिया, वॉमिटिंग हो सकता है। सो ये बेसिक फीचर्स है और क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स है म्यूकोरमाइकोसिस अकॉर्डिंग टू इट्स डिफरेंट टाइप्स। राइट डॉक्टर नीलेश, तो हमने बहुत अच्छे से सर ने हमें एक्सप्लेन किया ऑल द डिफरेंट काइंड, जितना डिवीजन है प्लस उनके अलग अलग सिम्टम्स। तो इनिशियली हम सब अब ये जान गए हैं कि साइनसाइटिस जो है, जिसमें कि आपका नाक बंद सा लगना, स्टफीनेस ऑफ द नोज, नाक बहना, सर दर्द होना, एक तरफ का सर दर्द भी हो सकता है, ये सारे बिल्कुल इनिशियल सिम्टम्स नॉर्मली शुरू होते हैं, जिसको हम 1 2 3 दिन तक तो सिर्फ ऐसे ही ले लेते हैं। एंड ये जो हम ऐसे ही ले लेते हैं ना, यहीं पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, क्योंकि बहुत फास्ट मल्टीप्लाइंग अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बहुत फास्ट मल्टीप्लाई करता है। तो यहीं पे हाँ, डॉक्टर नीलेश ने हमें ये भी बताया है कि कोविड पेशेंट्स में ही ये ज्यादा क्यों हो रहा है। उन्होंने सारे रिस्क फैक्टर्स हमें बताए हैं कि कोविड पेशेंट्स में ये बहुत ज्यादा क्यों हो रहा है, और इंडिया में हम समझ चुके हैं क्यों हो रहा है। तो एक चीज है, जो एक क्वेश्चन आया है कि अगर मेरा आयरन कंटेंट बहुत ज्यादा है तो क्या मुझे कोविड हो सकता है। तो हाँ, मैं आपको बताऊंगी कि सीरम फेराइटिन लेवल जो है वो एक इंडिपेंडेंट मार्कर बताया जा रहा है फॉर म्यूकरमाइकोसिस, क्योंकि जो सीरम आयरन लेवल्स होते हैं वो एक अगेन एक
ऐसा पैरामीटर है जिसके ऊपर फंगस फीड करता है। फंगस म्यूकोरेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं आयरन को पहचानने के लिए। तो बेसिकली अगर आपकी बॉडी में आयरन की मात्रा बढ़ गई, यही चीज इवन कीटोएसिडोसिस में भी होता है। अगर आपकी बॉडी में एसिड ज्यादा है तो आपका जो बाइंड आयरन है वो भी रिलीज हो जाता है। तो आयरन का कहीं ना कहीं रोल तो है ही। साथ ही में मैं आपको बताऊंगी जो इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स हो गया है कि साइनसाइटिस इनिशियली लोगों ने बोला कि मुझे बस नाक बंद हो रहा है, और उसी में हम लोग इमिडिएटली एजिथ्राल और बहुत सारी और एंटीबायोटिक सिफिक्सिन वगैरह बिगनिंग में स्टार्ट कर दे रहे हैं। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे डॉक्टर नीलेश कि हमें बताया जाता है कि ऐसा हो रहा है और लोग इमिडिएटली एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देते हैं। तो इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एंटीबायोटिक, क्या ये हमारे कमेंसल जो अच्छे ऑर्गेनिज्म है उनको भी तो किल कर रहा है? तो देयर इज अ मिसमैच। तो क्या बताएं? नहीं, डेफिनेटली इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स है, बट सबसे पहले मैं एड्रेस करना चाहता हूँ म्यूकोरमाइकोसिस व्हाई इन कोविड-19। क्यों कोविड-19 पेशेंट्स में ये ज्यादा पाया जा रहा है? क्योंकि ऐसा नहीं कि म्यूकोरमाइकोसिस पहले नहीं था, बट पहले हम लोग बहुत रेयरली ये केसेस देखते थे। शायद मैंने अपने अभी तक के करियर में कोविड से पहले 3 या 4 केसेस ही देखे होंगे पूरे करियर में, स्टूडेंट लाइफ से। बट अभी हम लोग, आप बता रहे हो 10,000 केसेस रिपोर्टेड है। सो व्हाई दिस इज हैपनिंग? तो ये बेसिकली हमें अंडरलाइन ये समझना है कि क्या चेंजेस आ रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट में। देखो, कोई भी इन्फेक्शन के लिए, कोई भी डिजीज के लिए 3 चीजें होती है। होस्ट होता है, एक एनवायरनमेंट होता है और एक पैथोजन होता है। तो होस्ट तो हम है, पैथोजन म्यूकोरल्स फंगाई है। कहाँ चेंजेस आए हैं? एनवायरनमेंट में। एनवायरनमेंट में नए 2 इंट्रोडक्शन कुछ हुए हैं। वन है कोविड-19, एक नया वायरस एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस हुआ है, और इस कोविड को टैकल करने के लिए और एक नई चीज जो ज्यादा करके आई है वो मिसयूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हुआ है, मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक्स हुआ है, मिसयूज ऑफ एंटीफंगल्स हुआ है, और हाई अमाउंट्स ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन हुआ है। सो दीज थिंग्स हैव कम एनवायरनमेंट में। सो बेसिकली जब कोविड इन्फेक्शन होता है तो आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। एवरीबडी नोज दैट। जैसे ही इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, यू नो म्यूकोरमाइकोसिस इज एन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। सो ये एक सबसे पहला कॉज है कि कोविड हुआ, आपकी इम्यूनिटी डाउन हुई, तो भले आपको डायबिटीज हो ना हो, बट आप प्रोन हो गए, आप रिस्क फैक्टर में आ गए। बिकॉज कोविड हुआ है, इम्यूनिटी डाउन हो गई है, तो यू आर प्रोन टू म्यूकोरमाइकोसिस। अब समझा जाए तो कोविड-19 वायरस इज कॉजिंग डायबिटिक शिफ्ट। पाया गया है कि जब किसी को कोविड-19 इन्फेक्शन होता है तो जो डायबिटिक नहीं है उनमें भी डायबिटीज हो रहा है। जो डायबिटिक है उनका अनकंट्रोल डायबिटिक हो रहा है, और जो अनकंट्रोल डायबिटिक है वो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में जा रहे हैं। सो एक डायबिटिक शिफ्ट हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज कोविड-19 वायरस जो है वो उन सेल्स को अपना होस्ट बनाता है, अटैक करता है जिन पे ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 जो रिसेप्टर्स है। सो ये हमारे पैंक्रियाज में भी बीटा सेल्स पे पाए जाते हैं जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। अब जब कोविड-19 वायरस इनको अटैक करता है, इन सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, तो ऑटोमेटिकली इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो जाता है और आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स और शूट अप कर जाते हैं। तो आप डायबिटिक नहीं हो तो भी डायबिटिक हो जाओगे, और डायबिटिक हो तो आपका ब्लड शुगर लेवल्स बहुत हाई हो जाएगा। तो ये अनदर कॉम्प्लिकेशन हो रहा है जिसके कारण ब्लड शुगर लेवल्स बहुत हाई हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 वायरस इटसेल्फ। अभी तक तो हमने इसमें ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ऐड ही नहीं किए। अब कोविड ट्रीट करने के लिए हमें ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज करना पड़ रहा है। उससे ऑटोमेटिकली अगेन इट इज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। इम्यूनिटी आपकी ऑलरेडी डाउन है, वो और एडिशनली डाउन हो रही है बिकॉज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। प्लस इन स्टेरॉइड्स का एक साइड इफेक्ट है जो दे विल आल्सो शूट अप योर ब्लड शुगर लेवल्स, तो वो भी ऐड हो गया आपके ब्लड शुगर लेवल्स में। तो इन सब चीजों के कारण मोस्ट ऑफ द कभी पेशेंट्स डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में चले गए। जब डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में चले गए तो आपने जैसे बताया कि ये एक एनवायरनमेंट बहुत कंड्यूसिव है फंगल ग्रोथ के लिए। एसिडिक एनवायरनमेंट में फंगस बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है, तो शुगर प्लेंटी अवेलेबल है और एसिडिक एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, तो आपका फंगल ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से हो गया। नेक्स्ट रीजन फेरिटिन लेवल्स। फेरिटिन और आयरन जो आपका मैकेनिज्म है, दे आर डिस्टर्ब्ड इन कोविड-19। फेरिटिन लेवल्स हाई हो जाते हैं तो आयरन अवेलेबिलिटी इन टिश्यूज एंड माइक्रो एनवायरनमेंट बहुत इजी है, एंड अगेन दिस अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री आयरन इज वेरी कंड्यूसिव फॉर ग्रोथ ऑफ फंगस। सो ये एक अनदर रीजन है जो म्यूकोरमाइकोसिस के लिए और हमें ये कर रहा है।
एंड और एक चीज हो जाती है जो कोविड-19 में एंडोथेलियाइटिस हो जाता है। कोविड-19 अगेन ये वायरस, जैसे मैंने बताया कि ACE2 रिसेप्टर्स सेल्स पे अटैच करता है, तो हमारे ब्लड वेसल्स में भी ये सेल्स है जिन पे ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं, तो वहां ये वायरस अटैच करके वहां ब्लड क्लॉटिंग कर रहा है। अब ब्लड क्लॉटिंग करने के कारण, जैसे ये सिमिलर मैकेनिज्म है जो म्यूकोरमाइकोसिस भी एक्ट कर रहा है, वैसे ही वो भी उससे भी अफिनिटी फॉर ब्लड वेसल्स है, एंड इट इज आल्सो एंजियो इन्वेसिव, तो वो भी ब्लड वेसल्स को अटैक करके वहां ग्रो करके मल्टीप्लाई करके क्लॉट कर रहा है, उसके कारण टिश्यू नेक्रोसिस हो रहा है। So even COVID-19 is contributing to that, and even your mucormycosis is contributing to that. तो ये सारे रीजंस की वजह से अब ये COVID-19 पेशेंट्स में म्यूकोरमाइकोसिस का परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और ये इट्स लाइक एन एपिडेमिक डिक्लेयर हो गया है। प्लस नया फैक्टर जो आया है वो जो ऑक्सीजन थेरेपी, ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन पहले भी पेशेंट्स को नहीं दिए जाते थे, कोविड प्रीवियस टू कोविड आल्सो ऑक्सीजन बट बहुत कम जरूरत पड़ती थी, लेकिन आजकल बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने लगी है, लोग होम घर पे भी ऑक्सीजन ले रहे हैं। सो वी रियली डोंट नो ये ऑक्सीजन जो ये डिलीवर हो रहा है ये कितना प्रॉपर स्टराइल है नहीं है, जो ह्यूमिडिफायर्स यूज हो रहे हैं, जो कैन्युलास यूज हो रहे हैं, जो मास्क यूज हो रहे हैं, इनको डिसइंफेक्ट किया जा रहा है कि नहीं, इनको डिस्पोज किया जा रहा है कि नहीं, चेंज किया जा रहा है कि नहीं, और जहां से ऑक्सीजन रिफिल हो रहा है ये इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है, कहाँ से आ रहा है, इसकी मतलब क्वालिटी कंट्रोल है नहीं है, कुछ पता नहीं है। जो सिलेंडर्स है वो कहाँ धूल मिट्टी में पड़े हुए, कहाँ से ला रहे, कुछ पता नहीं है। सो इन सारी चीजों के कारण इफ वी सी ये म्यूकोरमाइकोसिस का परसेंटेज आफ्टर कोविड हैज इंक्रीज्ड वेरी ड्रास्टिकली। और डेफिनेटली इसमें जैसे आपने पूछा, इसमें एंटीबायोटिक और एंटीफंगल्स का भी इनडिस्क्रिमिनेट, जब सुपर इन्फेक्शन हो जाता है आपकी इम्यूनिटी उनसे भी डाउन हो जाती है, बैक्टीरियल रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, और वो भी उसमें ऐड कर रहा है। करेक्ट। बीइंग एन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि हमारा जो ऑक्सीजन है वो हम एक ड्रग की तरह यूज करते हैं अपने ओटी में और अपने आईसीयू में। और अभी क्या हो रहा है कि अगेन इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ ऑक्सीजन, ये बताया गया है दैट अगर किसी की सैचुरेशन 94 से 95 96 तक रह रही है तो जबरदस्ती उसको ऑक्सीजन मत सप्लाई करो, क्योंकि जो ऑक्सीजन वो अपने सिलेंडर्स से घर में दे रहे हैं वो ह्यूमिडिफाइड नहीं है। राइट। और आपको वार्म ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन चाहिए, दैट इज कोल्ड एट हाई प्रेशर, कंप्रेस्ड एट हाई प्रेशर। तो वो आपके नाक में जाके एक तो उसको पूरा सुखाते हैं, पपड़ी बनाते हैं, उसको उखाड़ते हैं और वहां पे एक नाइडस ऑफ इन्फेक्शन बना देते हैं। दैट इज वन ऑफ द रीजन कि ये आगे इतना फैल, वन ऑफ द प्रोबेबल रीजन, जितने रीजन सर ने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, वन ऑफ द प्रोबेबल रीजन इज दिस ऑल्सो। एंड ऑल्सो ये चीज बहुत सारे हॉस्पिटल्स में आगे आगे जितना वो काम कर रहे हैं इसके ऊपर, जब केसेस बहुत हाई हो गए, महाराष्ट्र इज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस केसेस, वो ये देख रहे हैं कि जो ह्यूमिडिफायर्स होते हैं इवन वार्ड्स में या आईसीयूज में, तो कई बार हम पेशेंट पार्टी को बोलते हैं इनके साथ रहने के लिए, इफ द पेशेंट्स आर मॉडरेटली सिक, बहुत ज्यादा वो दे आर नॉट इन आईसीयू, तो पेशेंट पार्टी के लिए, और स्पेशली हमारे जितने भी लोग गांव में बैठे हैं उनको बताना चाहूंगी कि आप लोगों को ऐसा लगता है कि अगर बुलबुले उठ रहे हैं पानी में तो इसका मतलब ऑक्सीजन जा रहा है बॉडी के अंदर। तो वो क्या करते हैं कई बार, क्योंकि ये मैंने खुद देखा है होते हुए, कि वो उस ह्यूमिडिफायर को खोलेंगे, उस बॉटल को खोलेंगे और कोई भी पानी उठा के उसमें डाल देंगे भरने के लिए। तो आप ये बात समझिए कि इससे आप सिर्फ अनस्टेराइल वाटर डाल रहे हैं, और हम लोग स्टेराइल वाटर उसमें डालते हैं, ऐसे कोई वाटर नहीं डालते हैं। एक बॉटल प्रॉपर खोल के एनएस की उसमें हम डालते हैं, ऐसे कुछ करते हैं, या डिस्टिल वाटर डालते हैं। तो ये सारे रीजंस हैं, छोटे 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 कॉन्ट्रीब्यूटरी रीजन बन गए कि ये एपिडेमिक विद इन अ पैंडेमिक बन गया और इतनी सारी प्रॉब्लम्स। तो थैंक यू फॉर एक मल्टीफैक्टोरियल इकोलॉजी हो गया इसका, ये मल्टीपल फैक्टर्स सारे एक साथ आ गए हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपसे लेंगे कि ओके, अब इसकी डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले आप हमें बताइए कि डायग्नोसिस इसका कैसे होता है जी। और अगर पेशेंट सबसे पहले ये सारे सिम्टम्स के साथ हॉस्पिटल आए तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, और फिर आगे रेडियोलॉजिकल फीचर्स के लिए हम डॉक्टर हिमांशु से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें रेडियोलॉजिकल फीचर्स समझाएं। डायग्नोसिस की बात करते हुए मैं एक स्टेटमेंट देना चाहूंगा, जितनी जल्दी होगी पहचान
उतना बेहतर होगा निदान और इलाज। सो कैच इट अर्ली। इस इन्फेक्शन को जितनी जल्दी पकड़ सको उतना आपके लिए बेहतर है, पेशेंट के लिए बेहतर है, डॉक्टर के लिए बेहतर है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए हम ये अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं, और इसीलिए जो मैंने आपको पहले सारे साइंस एंड सिम्टम्स बताए, जो क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स हमारे दर्शकों को बताया है, वो ध्यान से याद रखें। और जैसे ही आपको कोई भी वार्निंग साइन, रेड फ्लैग दिखता है, इसमें से कोई भी सिम्टम आपको दिखता है, सिंपल आपको साइनस पेन हो या नेजल डिस्चार्ज हो या बदबू आ रही हो मुंह से, आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर को, या तो डेंटिस्ट को या तो ईएनटी को आप इमीडिएटली रिपोर्ट करें। अब डायग्नोसिस के लिए मेन थिंग यही है, क्लिनिकल साइंस एंड फीचर्स। आपके डॉक्टर आपको हिस्ट्री पूछेंगे सारा कुछ, और उससे वो एक आइडिया लगा लेंगे कि ये कहाँ की तरफ जा रहा है। उसके बाद अगर ईएनटी को आपने रिपोर्ट किया है तो ईएनटी सर्जन एक एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेगा, वो आपके नाक में दूरबीन डाल के और वो चेक करेगा, और अगर उसको वहां कुछ ब्लैक टिश्यू, नेक्रोटिक टिश्यू वगैरह मिलता है तो उसकी बायोप्सी कर लेगा, वो टिश्यू निकालेगा और उसको हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन और माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए लैब में भेजेगा। सिमिलरली अगर आप डेंटिस्ट के पास पहुंचते हो और आपके मुंह में कुछ अल्सर्स है, एक्सपोजर ऑफ बोन है, कुछ कालापन है पैलेट पे या टालू पे, या दांत हिल रहे हैं, या कोई एक्सट्रैक्शन सॉकेट है, तो ओरल सर्जन वो राइट एरिया से बायोप्सी लेगा, टिश्यू लेगा। इवन आपके नेजल स्वैब्स कलेक्ट किए जाएंगे ईएनटी के द्वारा या ओरल सर्जन द्वारा, एंड इवन ओरल स्वैब्स कलेक्ट किए जाएंगे जो हमें माइक्रोबायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए काम में आ जाएगा। तो ये बायोप्सी मटेरियल हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज देते हैं, जो नॉर्मली हमारे पास आता है, हम माइक्रोस्कोप के अंदर उधर देखते हैं, और डेफिनेटिव डायग्नोसिस हिस्टोपैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी से होती है। जो डेफिनेटिव डायग्नोसिस होती है कि ये म्यूकोरमाइकोसिस है या एस्परजिलोसिस है या कैंडिडाइसिस है या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कुछ है, ये डेफिनेटली ये हिस्टोपैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन से होती है, ये रेडियोग्राफी से नहीं होती है। सो हिस्टोपैथोलॉजिकल इवैल्यूएशन होगा, और माइक्रोबायोलॉजी में हम इसकी केओएच काउंटिंग करते हैं, केओएच स्टेनिंग करके हमें मालूम पड़ता है कि फंगस प्रेजेंट है या नहीं है। अगर हमें मालूम पड़ा कि हाँ चलो फंगस केओएच पॉजिटिव है, तो हम इसका कल्चर कर सकते हैं। बहुत बार कल्चर नेगेटिव आता है, कल्चर पॉजिटिव नहीं आता है, तो ऐसे स्टेज में हम पीसीआर कर सकते हैं विद जीन सीक्वेंसिंग। वो काफी सेंसिटिव और स्पेसिफिक ये है, तो वो कर सकते हैं। और इन दोनों से हिस्टोपैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी से आपको डेफिनेट डायग्नोसिस मिलता है, और अकॉर्डिंगली आपकी मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट शुरू की जाती है। और सर्जिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के लिए आपको जरूरत है रेडियोलॉजी की। अब इसमें नॉर्मल रेडियोग्राफ का ज्यादा रोल नहीं है, जैसे ओपीजी या पीएनएस, इनका ज्यादा इतना डेफिनेट रोल नहीं है, बट सीटी स्कैन और एमआरआई इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो सीटी स्कैन और एमआरआई काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, स्पेशली इन ट्रीटमेंट, डिसाइडिंग द ट्रीटमेंट, कि हमें एक्सटेंड कहाँ तक है, ये इन्फेक्शन कहाँ तक पहुंचा है, और हमें कैसे ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट प्लान करना है। तो डॉक्टर हिमांशु हमारे साथ है, शायद वो इस पे थोड़ी सी और रोशनी डाल सके तो बहुत अच्छा होगा। बहुत बढ़िया डिस्कशन सर, आपने बहुत सारे पॉइंट्स पे प्रकाश डाला, बहुत अच्छा लगा। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जब सीटी स्कैन और एमआरआई हम करते हैं इसके अंदर, तो दो चीज़ों के ऊपर हमारा ध्यान रहता है। एक तो ये कितना स्प्रेड कर रहा है, तो क्या होता है जो म्यूकोजा के ऊपर जब ये ग्रो करता है तो धीरे धीरे ये हमारे नाक, नेजोलेक्राइमल डक्ट जो यहाँ से जाती है नाक के बीच में से, इधर से निकल के ये आंख में जाता है, पहले ऑर्बिटल एपेक्स से ऑर्बिटल वॉल को इन्वॉल्व करता है, और उसके बाद क्रिब्रीफॉर्म प्लेट एक होती है जो ब्रेन से इसको, हमारे आई ऑर्बिट को अलग करती है, इधर नेजल कैविटी को, तो उधर से ऊपर ब्रेन में भी जा सकता है, और ऑर्बिटल एपेक्स से भी जा सकता है, ऑर्बिटल मीडियल वॉल ऑफ द ऑर्बिट है उसको तोड़ के भी जा सकता है। तो ये एक ना फंगल इन्फेक्शन जैसा ही है, तो क्योंकि ये फंगल का टाइप ही है, एस्परजिलोसिस भी ऐसा कर सकता है, इसीलिए नॉन स्पेसिफिक होता है, इसमें हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रखना होता है। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि फाइनल डायग्नोसिस माइक्रोबायोलॉजी और पैथोलॉजी है, बट आपको एक हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रख के इसमें चलना पड़ता है। तो उसमें बैकग्राउंड ऑफ क्लिनिकल भी देखते हैं कि पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, और इस तरह की पिक्चर है, बोन इन्वॉल्वमेंट है, तो सीटी स्कैन में हम बोन इन्वॉल्वमेंट अच्छे से देखते हैं कि म्यूकोजल थिकनिंग है और साथ में बोन इन्वॉल्वमेंट हो रखी है, तो या तो कैंसर में होगा अगर बोन इन्वॉल्वमेंट होगी, या फिर हम फंगल मान के चलते हैं। जो नॉन कॉन्ट्रास्ट स्टडीज है उनके अंदर कई बार हाइपर डेंसिटीज देखने को मिलती हैं, क्योंकि इन फंगल के अंदर मैंगनीज, मैग्नीशियम, आयरन, ये सारे कंटेंट्स कई बार इसके अंदर पाए जाते हैं, जिसके कारण हम इसको डायग्नोज कर लेते हैं। एनसीसीटी पे अगर हमें हाइपर डेंसिटी लग रही है तो हम थोड़ा सस्पिशियस हो जाते हैं कि हाँ ये फंगल हो सकता है इस तरह का। आता है बात की अगर बोनी इन्वॉल्वमेंट की है, डिस्ट्रक्शन हो रखी है, और कॉन्ट्रास्ट एनहांस पे भी अगर सेंट्रल नेक्रोटिक पार्ट हमें लग रहा है कि नॉन एनहांसिंग एरियाज आ रहे हैं उसके अंदर,
तो हम डेफिनेटली इसको कह सकते हैं। और स्प्रेडिंग अगर लग रहा है तो हम कहेंगे कि दिस में भी, इसको सस्पिशन इसलिए जरूरी है कि बहुत फास्ट ग्रोइंग है, जैसे कि डॉक्टर साहब बताया बहुत फास्ट है, तो आपको बहुत जल्दी कम्युनिकेट करना है अपने फिजिशियन के साथ कि दिस शुड गो फॉर द डायग्नोसिस ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस। और दूसरा जो बताया पल्मोनरी वाला, पल्मोनरी में भी आप HRCT चेस्ट ही कराएंगे, इसके अंदर जो चेस्ट एग्जामिनेशन कराएंगे, और उसमें भी बिल्कुल कोविड जैसा ही प्रेजेंटेशन हो सकती है एज ए पैचेस, और फिर आगे नोड्यूल्स, कंसोलिडेशन, ये टेम्पोरल इस तरह ये मूव करता है, और बाद में मल्टीपल लीजन शो करता है। तो मोर देन 10 लीजन प्लूरल इफ्यूजन अगर आ रहा है तो हाई सस्पिशन होता है, और एक हम रिवर्स हेलो साइन बोलते हैं अपनी रेडियोलॉजिकल भाषा में, जिसमें कि बाहर कंसोलिडेशन और बीच में ग्राउंड ग्लास होता है। तो ये फंगल का एक्चुअली हॉलमार्क माना जाता है, बट ये भी स्पेसिफिक हर किसी में नहीं पाएगा। बट अगर ये मतलब मिल रहा है तो दिस इज गुड चांस कि आप यू कैन गिव अ हाई सस्पिशन ऑफ फंगल इन्फेक्शन, स्पेशली म्यूकरमाइकोसिस इन दिस पेंडेमिक। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि कोविड पेशेंट्स के अंदर ऑलमोस्ट ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाते हैं, तो उसके कारण ये कोविड एसोसिएटेड म्यूकोरमाइकोसिस CAM और कोविड एसोसिएटेड पल्मोनरी एस्परजिलोसिस कापा, ये बोथ टर्म्स अभी आजकल हाई सस्पिशन में हमें देनी चाहिए इसके अंदर। और लास्टली जो एक क्वेश्चन ये भी आया था कि नॉन कोविड पेशेंट्स के अंदर क्या म्यूकोरमाइकोसिस, बिल्कुल हो सकता है, इम्यूनो कॉम्पिटेंट में भी हो सकता है। अभी लास्ट वीक ही हमारा एक ऐसा ही पेशेंट था जिसमें रीनल हमें एक पाइलोनेफ्राइटिस वर्सेस म्यूकोरमाइकोसिस था, तो उसमें हमने हाई सस्पिशन रखा था, यंग पेशेंट था, और आफ्टर जस्ट हमने एक नाइट में उसका टिश्यू पैथोजेनेसिस हमें मिला कि दिस इज म्यूकोरमाइकोसिस, और नेक्स्ट डे उसकी नेफ्रेक्टमी कर दी हमने। तो दिस वाज मतलब इतना ज़्यादा एग्रेसिव है, होना पड़ता है इसके लिए, बिकॉज ये बहुत एंजियो इन्वेसिव है, वंस इट कॉजेज सेप्सिस, तो इसीलिए इसके लिए बहुत ज़्यादा जागरूकता की ज़रूरत है डॉक्टर्स के अमंग्स भी, कि हम एज ए रेडियोलॉजिस्ट और एज ए फिजिशियन वी शुड सस्पेक्ट हाईली इन दिस कंडीशंस। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया डॉक्टर। बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं 4-5 फटाफट कुछ डाउट्स क्लियर करूंगी। यहाँ कुछ सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, जैसे कि आयरन आयरन अगर इंक्रीज आयरन की मात्रा से होता है, तो मैं ये भी बताऊंगी कि अभी कहीं कहीं पे दे आर ट्राइंग टू स्टडी कि क्या जिंक का जो हम ओवर यूज करें हैं, क्या उसकी वजह से भी कहीं तो ये नहीं हो रहा है, क्योंकि हम इनडिस्क्रिमिनेटली पहले हम बिल्कुल जिंक की टैबलेट्स नहीं खाते थे और फिर सडनली हम सब ने बहुत बहुत खानी शुरू कर दी है। अच्छा, किसी ने पूछा है कि नाउ डेज वी आर टेकिंग लॉट ऑफ स्टीम, तो क्या उससे भी हो सकता है? तो हाँ, बिकॉज एनीथिंग ऑफ एक्सेस इज बैड। स्टीम से अल्टीमेटली क्या होगा, कहीं ना कहीं तो आपको थोड़ा बहुत ड्राइनेस तो बाद में होगा ही होगा ना। इवन अगर उस समय आप ह्यूमिडिफाई हो रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ड्राइनेस तो होगी, तो एक्सेस में आपको कुछ भी नहीं करना है। मे बी 1 or 2 times द स्टीम इज ओके। एक किसी ने पूछा है कि क्या, हाँ ये हम ये पॉइंट एक्चुअली मिस हो गया मेरे से, मास्क के बारे में पूछा है। तो यस, अनहाइजीनिक मास्क, क्योंकि सर ने ये बताया है कि जो बैड हाइजीन की कंडीशंस होती हैं, उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हाँ, अगर हम मास्क हमारा गंदा है, साफ नहीं है, अनहाइजीनिक है, उससे सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो वो प्रिकॉशंस में आपको आगे बताएंगे कि हमें किस तरीके से अपना उसको प्रोटेक्ट करना है, कि मास्क को एवरीडे धोना है। N95 पहले 5-5, 6-6 दिन तक लोग यूज कर रहे थे, किसी का मास्क पूरा ब्लैक हो जाता है। तो यस, यू हैव टू वॉश योर मास्क डेली। आपको, अगर आपको वो डिस्पोजेबल है तो डिस्पोज ऑफ करना है, सही तरीके से डिस्पोज ऑफ करना है। ओके। अनदर एक क्वेश्चन आया हुआ है कि आई एम हैविंग लो ग्रेड फीवर, बॉडी एक, थ्रोट इन्फेक्शन, सीवियर हेडेक, डज इट मीन आई शुड टेक एन RT-PCR टेस्ट? तो मैं यहाँ बताऊंगी कि इस समय इन अ पैंडेमिक, अनलेस प्रूवन अदरवाइज, आप हर ऐसी चीज को यू विल टेक इट एज कोविड ओनली, अनलेस प्रूवन अदरवाइज। अनलेस प्रूवन अदरवाइज कैसे होगा? जब तक आप RT-PCR के थ्रू नहीं जाएंगे। अगर आपको 1-2 दिन हो गए हैं सिम्टम्स से, तो आप प्लीज अपना टेस्ट करा लीजिए। और एक क्वेश्चन और आया, मैं सबके लिए बता दूं, जो इसको हिमांशु जी ने आंसर कर दिया है, बट स्टिल फॉर एवरीबडी हु इज सीइंग दिस प्रोग्राम, अगर कोई हेल्थ वर्कर है जिसको कोई सिम्टम्स नहीं है लेकिन एक्सपोजर हो चुका है, और उसके बाद उसने अपना RT-PCR कराया एंड वो नेगेटिव है, और फिर कराया 15 दिन के बाद, तो क्या उसका मतलब उसको नहीं है कोई कोविड? तो हाँ, हिमांशु जी ने हमें बताया ही है कि 2 दिन पहले एक्सपोजर के और 14 डेज बाद तक, बेसिकली नॉट इवन 14 डेज, एक्चुअली 8 से 10 दिन बाद तक अगर आप अपना टेस्ट करा लेते हैं, बिकॉज वायरस जो है उसकी रेप्लिकेशन और इन्फेक्टिविटी सिर्फ 9 से 10 दिन रहती है इन द बॉडी। ओके। उसके बाद अगर वो शेड भी हो रहा है तो वो इन्फेक्टिव नहीं है। अगर वो शेड हो रहा है, इट्स बेसिकली अ डेड वायरस। मैक्सिमम हम 2 वीक्स मान रहे हैं।
तो अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं तो यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड, यस यू आर नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम। तो सर अब इसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जिसके लिए हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, ऑन व्हाट इज द ट्रीटमेंट। तो ये हम तो सब समझ गए कि सबसे पहले हम ईएनटी के पास जाते हैं, ईएनटी को एंडोस्कोपी करनी है, इमीडिएटली हिस्टोपैथोलॉजी करनी है, और एग्रेसिव ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। अब व्हाट इज द ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हो गई, एक सर्जिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हो गई, एक ट्रीटमेंट ऑफ योर रिलेटेड कोमॉर्बिडिटीज वो भी होती है, और एक रिहैबिलिटेशन होता है। ये सारे ट्रीटमेंट के बाद जैसे मॉर्बिडिटी रेट बहुत हाई होता है, या तो आपका पूरा पैलेट निकल सकता है या एक आंख निकालनी पड़ती है, ऐसे तो हमें रिहैबिलिटेशन भी करना पड़ता है पेशेंट का, तो उस लाइन पे ट्रीटमेंट चलते हैं। तो मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में वी स्टार्ट विद एम्फोटेरिसिन बी। दिस इज द मोस्ट लाइक इफेक्टिव ड्रग अगेंस्ट दिस फंगस म्यूकोरमाइकोसिस। जो पेशेंट्स किडनी पेशेंट्स है या जो पेशेंट्स सेरेब्रल इन्वॉल्वमेंट है, ऐसे पेशेंट्स में हम लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी प्रीफर करते हैं। सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग है एजोल डेरिवेटिव्स होते हैं, जिसमें हम उस्ताकैनाजोल यूज कर सकते हैं। सर्जिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में वी माइट नीड एन इंटरवेंशन ऑफ एन ईएनटी, ओरल सर्जन, अ प्लास्टिक सर्जन, अ न्यूरो सर्जन, डिपेंडिंग इसका इन्वॉल्वमेंट कहाँ तक है। अगर ओनली जॉ इन्वॉल्वमेंट है, ऐसे कुछ है, तो एक ओरल सर्जन कर लेगा। ईएनटी की जरूरत पड़ती है बिकॉज नोज से एंट्री होती है, तो जहाँ जहाँ नोज में इन्फेक्शन थे वहां से सर्जरीज करनी पड़ती है। व्हेन आई इज इन्वॉल्व हमें एक आई सर्जन की जरूरत पड़ती है, और जब ब्रेन या बाकी डिसेमिनेटेड फॉर्म होते हैं, एक न्यूरो सर्जन की भी जरूरत पड़ सकती है। तो एक पैनल होता है पूरा ट्रीटमेंट का। और डायग्नोसिस के लिए जैसे मैंने पहले से बताया, हिस्टोपैथोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है। सो ये एक टीम है पूरा। और जो आपके कोमॉर्बिडिटीज है, जैसे इंसुलिन कंट्रोल है, स्ट्रिक्ट ग्लाइसेमिक कंट्रोल के लिए आपके डायबिटोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ेगी, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट की। So they will also intervene, they will administer the drugs for control of blood sugar levels and all that. और इन सारी चीजों के बाद, इन सारे इंटरवेंशन के बाद, मेडिकल, सर्जिकल एंड कोमॉर्बिडिटीज के ट्रीटमेंट के बाद वी नीड रिहैबिलिटेशन। तो इन पेशेंट को रिहैबिलिटेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इतनी सारी मॉर्बिडिटी लेके सोसाइटी में इतना फ्रीली घूम नहीं सकते, इनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, इनका साइकोलॉजी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो जाता है। सो वी नीड टू रिहैबिलिटेट देम। तो अगर जॉज निकल गए तो हमें एक मैक्सिलोफेशियल प्रोस्थोडोंटिस्ट की जरूरत पड़ सकती है। ओवरऑल फेस के जो भी स्ट्रक्चर्स निकल गए उन्हें आर्टिफिशियली रिप्लेस करने के लिए वी माइट नीड अ मैक्सिलोफेशियल प्रोस्थोडोंटिस्ट। सो ये ट्रीटमेंट इन ब्रीफ है। ओके, राइट सर। तो हम आपने जो हमें बताया ब्रॉड, उसमें सबसे जरूरी हो जाता है कि हम जो स्टेरॉइड्स वगैरह है उसको शायद बंद करें, डायबिटीज का स्ट्रिक्ट कंट्रोल करें जैसे आपने बताया, और उसके बाद वी शुड गो फॉर एक्सटेंसिव, आई थिंक, नेक्रोसिस। जो अपना जो टिश्यू है जो आपके नाक वगैरह में हो जाता है, उसको डिब्राइड करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप एंटी फंगल मेडिसिन को स्टार्ट कर देंगे लेकिन वो एंटी फंगल मेडिसिन पहुंचेगी नहीं वहां तक, क्योंकि वो टिश्यू पूरा नेक्रोस है, मरा हुआ टिश्यू है, सड़ा हुआ टिश्यू है। तो जरूरी होता है कि एक्सटेंसिव डिब्राइडमेंट, जिसको हम नॉर्मल भाषा में सर्जरी बोलते हैं, जो सबको बताया जाता है, वो चाहे नाक की हो और वो ईएनटी सर्जन करते हैं या मैक्सिलोफेशियल सर्जन करते हैं, जो कि देखते हैं अंदर जाके एंडोस्कोप के थ्रू कि आपके साइनसेस कैसे हैं, अंदर का आपका एरिया कैसा है, कहाँ कहाँ तक आगे वो बढ़ा है, कितना हुआ है। रेडियोलॉजी के साथ साथ आपको इस तरीके का, दिस इज नॉट ओनली थेरेप्यूटिक, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डायग्नोस्टिक्स ऑल्सो, कि देखने में भी आपको समझ में आता है। So thank you for this, sir. Next, I would like to ask कि कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है म्यूकोरमाइकोसिस? डेफिनेटली यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो है प्रिवेंशन। एज वी से लाइक प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो प्रिवेंशन में 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूंगा, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ क्या नहीं करना चाहिए पेशेंट्स को। सबसे पहले तो नो सेल्फ मेडिकेशन। कोई भी मेडिकेशन अपने खुद से ना शुरू करें, स्पेशली स्टेरॉइड्स, एंटीफंगल्स और एंटीबायोटिक्स। ये एक आप एक्सपीरियंस फिजिशियन या अपने डॉक्टर के सलाह से ही ले, और खुद होके या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से या अपने दोस्तों से सलाह लेके बिल्कुल ना लें एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड्स और एंटीफंगल्स। सो नो सेल्फ मेडिकेशन। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, डू नॉट मिस एनी वार्निंग साइंस। ओके,
जो भी हमने डिस्कस की हुई क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स, कोई भी आपको लक्षण जैसे ही नजर आते हैं या जैसे ही आप महसूस करते हैं, इमीडिएटली आप अपने ENT या अपने डेंटिस्ट या अपने फिजिशियन के पास जाके रिपोर्ट करें और इसका प्रॉपरली डायग्नोसिस कराए, निदान कराए, इन्वेस्टिगेशन कराए। तीसरी बात, डू नॉट हेजिटेट फॉर एनी एग्रेसिव इन्वेस्टिगेशंस। अगर आपके ENT या आपके ओरल सर्जन या आपके फिजिशियन आपको कोई एग्रेसिव इन्वेस्टिगेशंस बोलते हैं, CT स्कैन, MRI, बायोप्सी, एंडोस्कोपी, तो डू नॉट हेजिटेट, आप पीछे मत हटिए, आप ये कर लीजिए, बिकॉज ये आपकी भलाई के लिए है। चौथी बात है कि डू नॉट हैव अ कैजुअल एटीट्यूड ऑन एंड डोंट लेट योर गार्ड्स डाउन। सो बिल्कुल रिलैक्स मत हो जाइए जब भी आप पोस्ट कोविड से भी रिकवर करते हो, देन यू थिंक अरे चलो अभी तो ठीक हो गया, कुछ हो गया। जी नहीं, कोविड के बाद भी 2 से 3 महीने यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, यू हैव टू वेरी टेक ऑल द प्रिकॉशंस, सो डोंट लेट योर गार्ड्स डाउन एंड डोंट हैव अ कैजुअल एटीट्यूड। डू नॉट वेस्ट टाइम टू इनिशिएट ट्रीटमेंट। जैसे ही आपको कुछ पता चलता है कि इमीडिएटली ट्रीटमेंट इनिशिएट करें, बिकॉज इस फंगल इन्फेक्शन में बहुत जरूरी है कि ट्रीटमेंट आपने कभी इनिशिएट किया है। आप जितना डिले करोगे उतना ये फैलता जाएगा, और अगर ये आंख और ब्रेन में फैल गया तो पेशेंट को बचाना मुश्किल हो जाता है। सो इट्स वेरी लाइक मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई हो जाती है तब। तो डू नॉट वेस्ट टाइम इन टू इनिशिएट ट्रीटमेंट। स्टीम इनहेलेशन ज्यादा ना करें। ओवर स्टीम इनहेलेशन जो नॉर्मली कुछ गाइडलाइंस में भी दिया हुआ है कि म्यूकोरमाइकोसिस में स्टीम इनहेलेशन करें। सो आई वुड एडवाइज यू नॉट टू डू ओवर स्टीम इनहेलेशन, बिकॉज स्टीम इनहेलेशन से क्या होता है, एक वार्म एनवायरनमेंट मिल रहा है और एक मॉइस्ट एनवायरनमेंट मिल रहा है, जो फंगल ग्रोथ के लिए आपको नोज और आपके नेजल साइनसेस में फंगल ग्रोथ के लिए और भी ज्यादा फेवर करते हैं। सो अवॉइड ओवर स्टीम इनहेलेशन। Do not visit dirty, polluted and dusty environment. Okay, so जहाँ भी कंस्ट्रक्शन साइट है, धूल मिट्टी है, कीचड़ है, ऐसे जगहों पे आप जाने से परहेज करें। और do not work in soil और do not work in like moss और manure. So मिट्टी, कीचड़ या कंपोस्ट का जो काम करते हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं या जो गार्डनिंग का काम करते हैं, ऐसे लोग थोड़े टाइम के लिए रेस्ट ले, घर पे आराम करें, इंडोर्स में आराम करें और ये काम से परहेज करें। तो ये 8 चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। अब चलते हैं हमें क्या करना चाहिए प्रिवेंशन करने के लिए, क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले है आपको अपनी ब्लड शुगर लेवल्स रेगुलर मॉनिटर करना है। आप दिन में 3 बार करिए मॉनिटर, कोई हर्ज नहीं है, सुबह दोपहर रात, दिन में 3 बार आप मॉनिटर करिए ब्लड शुगर लेवल्स। और स्ट्रिक्ट ग्लाइसेमिक कंट्रोल रखना है। आप अपने डायबिटोलॉजिस्ट के साथ एकदम क्लोज कांटेक्ट में रहिए, अपने सारे ब्लड शुगर लेवल्स उनके साथ शेयर करते रहिए और ग्लाइसेमिक कंट्रोल बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रिक्ट अच्छा ग्लाइसेमिक कंट्रोल रखे, ब्लड शुगर लेवल्स का कंट्रोल अच्छा रखे। हॉस्पिटल्स और फिजिशियंस के लिए मैं बताना चाहूंगा कि रैशनल यूज ऑफ स्टेरॉइड्स, एंटीबायोटिक्स एंड एंटीफंगल्स, कभी कभी ओवर प्रिस्क्रिप्शन भी हो जाता है। सो रैशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड्स एंड एंटीफंगल्स। And hospitals and nursing homes should regular sample their air for the presence of spores. क्योंकि वो इकरा गाइडलाइंस जो भी है, इन्फेक्शन कंट्रोल गाइडलाइंस जो होती है हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स के लिए, दे शुड फॉलो इट प्रॉपर्ली। और देखा गया कि हॉस्पिटल में काफी हॉस्पिटल नोजोकोमियल इन्फेक्शन हो रहे हैं और सब हो रहा है। सो ये स्पोर के लिए रेगुलर सैम्पलिंग ऑफ एयर करना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट है पेशेंट्स के लिए अपना मुंह और अपना नाक साफ रखना इन पोस्ट कोविड में और म्यूकोरमाइकोसिस बचने के लिए। बिकॉज एज हमने डिस्कस किया कि म्यूकोरमाइकोसिस नोज से हो रहा है या इंजेक्शन उधर से हो रहा है, मुंह से हो रहा है, तो हमें अपने नोज और मुंह को बहुत अच्छी तरह से साफ रखना है। तो नोज साफ रखने के लिए आप नेजल लवाज कर सकते हो 1% बीटाडीन से एक 10 cc सिरिंज में लेकर या तो एक स्क्वीज बॉटल लेकर या नेटी पॉट लेकर नेजल लवाज कर सकते हैं 1% बीटाडीन से दिन में 2 बार जरूर करिए। जो पेशेंट ऑक्सीजन ले रहे हैं घर पे या हॉस्पिटल में, वो ध्यान रखिए कि अपने ऑक्सीजन मास्क रेगुलरली डिसइंफेक्ट किए जा रहे हैं, जो ट्यूबिंग है वो रेगुलरली चेंज हो रही है, जो ह्यूमिडिफायर्स यूज हो रहे हैं वो डिसइंफेक्ट हो रहे हैं, जो अंदर का पानी है वो स्टराइल यूज हो रहा है, पानी बिल्कुल स्टराइल होना चाहिए। हॉस्पिटल स्टाफ को भी ध्यान रखना चाहिए और पेशेंट को भी ध्यान रखना चाहिए। और उसे डिसइंफेक्ट करने के लिए यू कैन पुट मिथिलिन ब्लू इन इट। बहुत रेकमेंड करते हैं कि मिथिलिन ब्लू आप उसमें उस पानी में डाल सकते हैं और मिथिलिन ब्लू से वो पानी डिसइंफेक्ट हो जाएगा। सो वो है। डबल मास्क पहनना है। अगर आप रेगुलर मास्क पहन रहे हो, सर्जिकल मास्क या क्लॉथ मास्क पहन रहे हो, तो डबल मास्क पहनिए या तो एक अच्छा खासा N95 मास्क पहनिए। अपने मास्क रेगुलरली चेंज कीजिए। अगर क्लॉथ मास्क यूज कर रहे हो तो रेगुलरली वॉश कर लीजिए, उनको डिसइंफेक्ट कर लीजिए। N95 यूज कर रहे हो तो आप मल्टीपल मास्क खरीदे और एक मास्क चेंज करते रहिए और वो दूसरा मास्क आप डिसइंफेक्ट करते रहिए। दूसरी एक बहुत अच्छी मैं टिप देना चाहूंगा आपको, एक भ्रामरी प्राणायाम करके एक योगा है।
जो जिसको हम हमिंग डीप ब्रीदिंग टेक्निक भी बोलते हैं। जो क्या होता है, हमिंग साउंड जब क्रिएट होता है, जब हमारे नेजल साइनसेस पैरानेजल साइनसेस में जब रेजोनेंस क्रिएट होता है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड जनरेट होता है इसमें। और बिकॉज ऑफ जनरेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, तो यहाँ पे जो भी वायरसेस है, बैक्टीरिया या फंगस है, वो सारा एनवायरनमेंट स्टराइल हो जाता है। सो ब्राह्मरी प्राणायाम का आप प्रयोग करिए। रेगुलर फॉलो अप विथ योर डेंटिस्ट, ईएनटी, ऑप्थेल एंड फिजिशियन। सो स्पेशली कोविड के बाद 2 से 3 महीने के लिए आप अपने डेंटिस्ट, ईएनटी, फिजिशियन और अपने ऑप्थेल के साथ रेगुलर फॉलोअप्स करिए, रेगुलर चेकअप्स कर लीजिए। गुड न्यूट्रिशियस डाइट, अच्छा डाइट कर लीजिए। अपने डायबिटोलॉजिस्ट से, अपने डाइटिशियन से भी कंसल्ट कर लीजिए। डाइट मॉडिफिकेशन जो भी रिक्वायर्ड है आपके ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए, अकॉर्डिंगली डाइट मॉडिफाई कर लीजिए। और स्टे इंडोर्स, जनरली आउटडोर्स अवॉइड करिए। स्टे इंडोर्स टू अवॉइड म्यूकोरमाइकोसिस। रूम में अच्छे एयर प्यूरिफायर्स यूज करिए। अगर आप एसी यूज कर रहे हो तो सी टू इट दैट एसी के वेंट्स क्लीन है, फिल्टर्स क्लीन है। ये सारे प्रिकॉशंस आपको लेने हैं। ओके, वेरी नाइस। तो बेसिकली आपने हमें इसका एक सारांश दिया है। मैं आपको भ्रामरी प्राणायाम के बारे में बताना चाहूंगी कि देयर इज अ पेपर आल्सो ऑन दिस। Yes, there is बताया a गया research है कि article नाइट्रिक और ऑक्साइड अगर वेस्टर्न आपको वर्ल्ड में बॉडी, रिसर्च आर्टिकल ये पब्लिश हुए हैं। यस यस, इसमें बताया कि नाइट्रिक ऑक्साइड इज सो इम्पोर्टेंट फॉर ऑल दिस। राइट, ओके, एंड आल्सो फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट तो हो ही रहा है, बट इट इज आल्सो फॉर ऑल। यस, और आल्सो फॉर स्ट्रेस N95 के बारे में मैनेजमेंट। बताऊंगी मैं कि N95 आप 2 दिन में, अब चेंज, पहले हम बोलते थे 5-6 दिन तक चलाओ, पर अभी 2 to 3 days में प्लीज चेंज योर N95। एंड वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस has happened with a very close friend of mine, a friend's brother. So I will want to tell, यहाँ पे बताना चाहूंगी कि क्या हुआ था उनका केस। कि उनको इनिशियली कोविड पॉजिटिव हुए थे और उन्होंने जहाँ से भी इलाज कराया वहाँ उनको फोन पे टेली कंसल्टेशन से उनको बोला गया कि प्लीज स्टार्ट ऑन स्टीरॉइड्स, और जो उन्होंने स्टार्ट कर दिया, ही वाज अ माइल्ड केस। वो घर पे थे, आइसोलेशन में थे, उनकी सैचुरेशन कम नहीं हुई, उनको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट नहीं हुई, फिर भी फ्रॉम फर्स्ट डे उनको स्टीरॉइड स्टार्ट किया गया। मुझे ये बात पता नहीं थी, बताई भी नहीं गई थी। अभी ही इज अ यंग बॉय, 40 years of age, एंड रिसेंटली पता चला कि ही हैज डेवलप्ड ऑल सिम्टम्स, उनके सारे सिम्टम्स हो गए हैं म्यूकरमाइकोसिस के। जहाँ हम रह रहे थे वहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी जहाँ वो रह रहे थे। उनको गए वो बाय फ्लाइट टू दिल्ली, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं वो अभी। उनको आई होप एंड आई एम श्योर उनको एडमिशन हो गया है, ही गेट ट्रीटेड वेल। लेकिन ये आम जनता को मैं ये बताना चाहती हूँ कि स्टीरॉइड आपको जो भी प्रिस्क्राइब किया जा रहा है ना, आप अपने डॉक्टर से पूछिए कि ये क्या मेडिसिन है। डॉक्टर्स अच्छा करते हैं, लेकिन हो सकता है देयर इज सम डिस्क्रिपेंसी इन देयर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ये डिजीज के साथ हम सब ग्रो हो रहे हैं साथ में। जैसे जैसे डिजीज हमारे ऊपर ग्रो हो रहा है ना, वैसे वैसे हम साथ साथ में इस डिजीज में सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। एवरी फ्यू डेज एम्स की गाइडलाइंस चेंज हो रही हैं। पहले प्लाज्मा थेरेपी थी, अब प्लाज्मा थेरेपी हट गई। तो इस तरीके से हम सब धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। स्टीरॉइड्स आपको बिल्कुल नहीं लेना है पहले हफ्ते में। अगर वो लेना भी होता है तो वो 6, 7, 8वें दिन पे लेना होता है, अगर आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होने लग गई है, या फिर अगर आपका जो आप ब्लड टेस्ट कराए गए, आपको बहुत तकलीफ हो रही है, ब्लड टेस्ट कराए और ब्लड टेस्ट में आपके मार्कर्स बहुत इंक्रीज है, एंड दैट आल्सो अंडर सुपरविजन, प्रॉपर, अपने से नहीं, ओवर द काउंटर नहीं। क्योंकि ओवर द काउंटर बहुत आसानी से मिलते हैं, कुछ पुड़िया सी बना के दे दी जाती है, ये भी देखा है मैंने होते हुए। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दिस आल्सो। Another thing, there are 3-4 questions sir, I'll just take them फटाफट। एक तो हमें किसी ने पूछा है कि, हाँ, I'll ask you this question कि बहुत सारे डॉक्टर्स नॉर्मली भी हम लोगों को कुछ एंटी फंगल मेडिसिन दे रहे हैं। Some doctors are advising various things to avoid fungal contamination. तो क्या जरूरी है, इज इट नॉट एन ओवरकिल कि हम लोग नॉर्मल अगर कोविड से ठीक हो रहे हैं तो भी हम एंटी फंगल खाते रहें? ऐसा कुछ करना है क्या? नो, बिल्कुल भी इसके अगेंस्ट है। लाइक जब आपको कोई फंगल इन्फेक्शन का ये नहीं, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए नॉर्मल फंगल। आप नॉर्मल, जैसे मैंने आपको बताया, नोज क्लीन रखने के लिए आप नेजल लवाश का यूज करिए और प्राणायाम का यूज कर लीजिए, आपके काफी अच्छा डिसइंफेक्शन हो जाएगा। और ओरल हाइजीन के लिए आप क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश यूज कर लीजिएगा, इट इज वेरी इफेक्टिव और कोई सुपर इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं है आपको। तो एंटी फंगल्स और एंटीबायोटिक जस्ट प्रोफाइलैक्टिकली आप यूज ना करें उसको। करेक्ट। और ऑल्सो
किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि क्या ब्लैक फंगस मतलब म्यूकरमाइकोसिस क्या ये हार्ट पेशेंट, हाई बीपी, शुगर पेशेंट्स को अफेक्ट करता है? जहाँ तक हमारी स्टडी है, जहाँ तक हमने पढ़ा है, शुगर पेशेंट डेफिनेटली यस, उनका तो सबसे बड़ा क्राइटेरिया ही है। हाई बीपी और हार्ट पेशेंट हम उनको हाई रिस्क कैटेगरी में रख सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते हैं कि क्योंकि उनको वो है तो उनको ब्लैक फंगस बाद में होगी। पर विद शुगर यस, देयर आर यस, बहुत हाई चांस। डेफिनेटली शुगर जहां भी आ गया, फिर वो हार्ट पेशेंट हो कोई भी हो, उन्हें रिस्क पे रहना, मतलब दे शुड बी अलर्ट। दे शुड बी अलर्ट। देन समबडी हैज आस्क्ड कि क्या ये कहीं छूने से फैलता है? तो हाँ, ये ये एक स्टडी हो रही है बिल्कुल अप्रैल 21 और 22 को ही दे हैव पब्लिश समथिंग, जिसमें उन्होंने बोला है कि 72 आवर्स तक ही अगर कहीं पे आपने कोई टॉयलेट यूज किया है या कोई आपने जगह यूज करी है, तो 72 आवर्स तक ही दैट कैन रिमेन एक्टिव, मतलब वो जिंदा रह सकता है अगर आप कोविड पेशेंट हो। ओके, तो उसके बाद वो मर जाता है। इसको फॉर्माइट ट्रांसमिशन बोलते हैं, हमारी नॉर्मल मतलब आप लोगों के लिए, लेमैन के लिए इसको फॉर्माइट ट्रांसमिशन बोलते हैं। तो आपको हाँ, आपको केयरफुल रहना है, आपको प्रिकॉशन यूज करने हैं। सारे जो SMS है, सैनिटाइजेशन, मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग, ये तो यूज करनी ही करनी। तो आप ये नहीं सोच सकते कि ये चला गया तो कुछ नहीं है, बट हाँ, इसके बहुत हाई चांसेस नहीं होते हैं स्प्रेड होने के, ज्यादातर एरोसोल से ही स्प्रेड हुआ। देन देयर इज अनदर क्वेश्चन। एरोसोल से मैं आपको और एक एरोसोल से आगाह करना चाहूंगा। जब एरोसोल की बात निकली है तो मैं जस्ट इस पॉइंट को हाईलाइट करना चाहूंगा। नॉर्मली जब हम वॉशरूम्स में टॉयलेट यूज करते हैं, तो जब हम टॉयलेट्स को फ्लश करते हैं तो वहां से भी काफी अच्छा एरोसोल जनरेट होता है, और जो 6 से 10 फीट ऊपर जा सकता है। सो ऑलवेज मेक श्योर जब भी आप अपने वॉशरूम में टॉयलेट यूज कर रहे हो और फ्लश कर रहे हो, तो जो टॉयलेट का जो कमोड का लिड होता है वो लिड क्लोज करके आप फ्लश करें। बहुत सारे लोग मैंने देखा हुआ है, अपने फ्रेंड्स भी देखे हुए कॉलेज टाइम से वगैरह, कोई कुछ ध्यान नहीं देते हुए ऐसे ही ओपन करके फ्लश कर देते हैं। बट इट कैन बी वेरी हार्मफुल, इट कैन बी वेरी हार्मफुल। हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, सब ठीक है, इसलिए अभी तक कुछ हो नहीं रहा है, बट अभी का एनवायरनमेंट उतना रिस्क लेने का नहीं है। सो ऑलवेज कीप दैट इन माइंड, व्हेनेवर यू फ्लश योर कमोड लिड शुड बी क्लोज्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और एक और चीज क्वेश्चन आया है, इज एवरी पर्सन प्रोन, क्या हर आदमी को म्यूकरमाइकोसिस हो सकता है कोविड रिकवरी के बाद? क्या वो प्रोन है म्यूकरमाइकोसिस होने के लिए? अगर नहीं तो कौन? तो आई थिंक इसका हमने बहुत डिटेल में आंसर दे दिया है। कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, आपको वो दिमाग में रखने हैं। कुछ बहुत सारे यंग लोग जिनको कुछ भी रिस्क फैक्टर्स नहीं है, उनको भी हो रहा है। इनफैक्ट 20 to 40% ऐसे लोगों को भी हो रहा है। इम्यूनो कॉम्पिटेंट है, कोई स्टेरॉइड भी नहीं यूज किया, कुछ भी नहीं यूज किया, जो अभी एग्जाम्पल डॉक्टर हिमांशु ने भी हमें दिया है। एंड उसका भी आपको अच्छे से डॉक्टर निलेश ने बताया ही है कि इतने सारे रीजन हैं, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो हाइजीन हो। आई थिंक अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है कि हाइजीन सबसे इम्पोर्टेंट चीज हो गई है। प्रिवेंशन में भी आपको बहुत डिटेल में इसके बारे में बताया गया है, नेजल लवाज, ओरल हाइजीन। तो ओरल हाइजीन पे आते हैं, विच विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे। आई थिंक वी हैव आंसर्ड मैक्सिमम क्वेश्चंस। तो ये लास्ट टॉपिक है, वी वाइंड अप इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स। तो सर आप हमें ओरल हाइजीन के बारे में कुछ बताएं। जी राइट, ओरल हाइजीन, एज आई कम फ्रॉम अ डेंटल बैकग्राउंड, सो ये हमारा स्पेशलिटी है। तो सबसे पहले जब कोविड पेशेंट्स रिकवर करते हैं, तो सबसे पहले अपनी ओरल हाइजीन एड्स जो भी है, आपका टूथब्रश हो, टंग क्लीनर हो, टूथपेस्ट हो, ये आप डिस्कार्ड करें, ये आप थ्रो करें, डिस्पोज करें इसको प्रॉपरली, और नए यूज करें। ठीक है, तो ये सबसे पहले है। अगर आप फैमिली में अपने, हमने देखा गया है कि हम लोग अपने नॉर्मली सारे फैमिली के ब्रश एक साथ ही रखते हैं, एक ही टूथब्रश होल्डर में रखते हैं। तो अगर कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट है फैमिली में, कोई इन्फेक्ट हुआ है, तो हमेशा याद रखें कि अपने अपने ब्रशेस अलग रखें। कोई भी एक साथ एक टूथब्रश होल्डर में अपने ब्रश या अपने टंग क्लीनर्स ना रखे, और प्रिफरेबली इसे बाथरूम में ना रखे। इसे एक अच्छे एनवेलप में कवर करके या अच्छे पाउच में कवर करके अपनी अलमारी में या कहीं और रखे, जहां से आप लेके बाथरूम में चले जाए। बिकॉज बाथरूम में मैंने और एक चीज बताई है, हम जो नॉर्मली फ्लश करते हैं, अगर ध्यान नहीं दिया गया है तो वहां से भी एरोसोल जनरेट होते हैं, और हमारे ब्रश पे, टंग पे, सब पे वो बैक्टीरिया, फंगस, वायरसेस आ सकते हैं। तो ये दो चीजें हैं। तो आपके आपस में ब्रश टकराए नहीं फैमिली के, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, नॉट ओनली फॉर कोविड, एनी इन्फेक्शियस डिजीज, कोई भी डिजीज के, इन्फेक्शियस डिजीज के बाद इट इज मैंडेटरी दैट यू चेंज योर ओरल हाइजीन एड्स। सो ये एक है, और डू नॉट कीप देम टुगेदर। वो बाद में ब्रश योर टीथ ट्वाइस डेली, मॉर्निंग और नाइट। अच्छी तरह से ब्रश करें, अच्छी तरह से फ्लॉस करें, डेंटल फ्लॉस जो मिलता है वो अच्छी तरह से यूज करें, और टंग अच्छी तरह से क्लीन करें। आपकी टंग अच्छी तरह से क्लीन करें, बिकॉज ये भी इंपॉर्टेंट इसलिए है
क्योंकि टंग म्यूकोजा में भी ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं और यहाँ भी वायरस अटैच होता है। सो इसलिए टंग अपनी अच्छी तरह से डिसइंफेक्ट करे, अच्छी तरह से क्लीन करे। क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश या CPC माउथ वॉश, जो सिटाइल पायरिडीनियम क्लोराइड माउथ वॉश होता है, ये दोनों में से कोई भी एक माउथ वॉश दिन में 3 बार यूज करें आप, स्पेशली खाने के बाद। सुबह आप ब्रश करते हो और रात को खाने के बाद ब्रश करते हो, बट खाने के बाद हमारा कोई प्रोटेक्शन नहीं रहता है और वहां फिर से बैक्टीरियल ग्रोथ और वो सब होने शुरू हो जाती है इमीडिएटली आफ्टर योर फूड। सो खाने के बाद स्पेशली आप क्लोरहेक्सिडिन माउथ रिंस या CPC माउथ रिंस यूज करें। ड्यूरिंग एक्टिव पीरियड्स ऑफ इन्फेक्शन, कोविड हो या कोई भी और इन्फेक्शन हो, आप अपना टूथब्रश अच्छी तरह से यूज करने के बाद स्टराइल करें, उसको डिसइंफेक्ट करें, या तो क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश के सोल्यूशन में डिप करें या तो उसको सोप वाटर से अच्छी तरह से साफ करें, अच्छी तरह से धोए। ब्रश को, टंग क्लीनर को हमेशा क्लीन रखें ड्यूरिंग एक्टिव पीरियड्स ऑफ इन्फेक्शन। और कभी भी दांत में टूथपिक या पिन का प्रयोग ना करें दांत साफ करने के लिए। ये स्टराइल नहीं हो सकती है, कभी इन्फेक्टेड हो सकती है, आप अपने मसूड़ों में कोई इंजरी इससे कॉज कर सकते हो और वो ब्लड में ये बैक्टीरिया या फंगस या वायरस जो भी इस पेन या टूथपिक पे होगा वो आपके ब्लड में चला जाएगा और वहां से कहाँ कौन सा टर्न ले, यू नेवर नो। सो कोई रिस्क लेना नहीं चाहिए, तो इसलिए ये टूथपिक्स और पिन्स का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। तो ये बेसिकली ओरल हाइजीन एड्स हमें रोज इनका पालन करना है। थैंक यू। श्वेता ने लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा है, डू पर्सन विद नो कोरोना कैन आल्सो बी इन्फेक्टेड विद ब्लैक फंगस? हाँ, आपको डॉक्टर हिमांशु ने बताया ही है कि उन्होंने रिसेंटली ऐसा एक केस देखा है, अभी हमने बात करी है। यस, हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रखना पड़ सकता है। तो बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन रहा है। थैंक यू सो मच डॉक्टर नीलेश। आई थिंक हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस लेने की कोशिश करी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर हिमांशु। इट हैज बीन अ ग्रेट सेशन एंड आई होप आप सब मैक्सिमली इससे आपने सीखा है, बहुत सारे पर्ल्स ऑफ विजडम लेके आप जा पा रहे हो और आप आगे ये लोगों को भी बताइए। कुछ टेक होम मैसेजेस हैं जो हमने बीच बीच में आपको बताए हैं, उस पर ध्यान रखिए, चाहे वो CT रिलेटेड हो, म्यूकरमाइकोसिस रिलेटेड हो, डायग्नोसिस रिलेटेड हो, ट्रीटमेंट रिलेटेड हो। तो जो ये एक होड़ लगी है कि लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन सिर्फ वो ही नहीं है, उसके पहले भी बहुत कुछ और चीजें आती हैं, प्रॉपर डायग्नोसिस, डिब्राइडमेंट, उसके बाद लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन आती है। Okay, so thank you so much to all the panelists and thank you. So I think we'll call it a day. Yes, Nikita ji. थैंक यू ऑल। बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन रहा। मैक्सिमम हमारे सभी क्वेश्चंस कवर हुए। सर बस एक लास्ट और, बिकॉज हमारे टेली सपोर्ट टीम पे वो बहुत बार रिपीटेड हुआ है क्वेश्चन, बहुत नॉर्मल है बट स्टिल बहुत इम्पोर्टेंट भी है, कि जिस तरीके से कोविड एक दूसरे से फैलता है, क्या म्यूकरमाइकोसिस भी उस तरीके से स्प्रेड होता है? नहीं, म्यूकरमाइकोसिस कॉन्टेजियस नहीं है। तो वो ऐसा नहीं है कि एक को म्यूकरमाइकोसिस हो गया, उसके साथ में बैठा या उसको छू लिया तो उससे मुझे हो जाएगा। नो, बिल्कुल नहीं है, वो कॉन्टेजियस नहीं है म्यूकरमाइकोसिस, सो डोंट वरी अबाउट दैट। या बिल्कुल सिंपल है, बट सर लोगों में आजकल जैसा आपने कहा व्हाट्सएप यूनिवर्स, डर बहुत है। राइट, डर बहुत है और नहीं, बट डरने की बात नहीं है। म्यूकरमाइकोसिस से आपको एक दूसरे से नहीं, छुआछूत की बीमारी नहीं है वो। एग्जैक्टली, कंफ्यूजन है तो सर ने क्लियर करा। और इस चीज पे ध्यान दें, म्यूकरमाइकोसिस एक दूसरे के साथ नहीं स्प्रेड होता। सो थैंक यू। और मैक्सिमम हमने सभी क्वेश्चंस लेने की कोशिश की है। इसके बावजूद भी यदि आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप फेसबुक पे अपने क्वेश्चन पोस्ट कर दें। हमारे सभी एक्सपर्ट वहां भी अवेलेबल हैं, आपको वहां रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू। Thanks all of you. Thanks Dr. Nilesh sir. Thanks Dr. Himanshu sir. Thanks Dr. Thank you. Thank you, everybody. Thank you. This is very informative session and thanks all of you for presence. Thank you. Thank you. Take care. Have a good evening. Yeah. Have a great day.